आज की हमारी कहानी सकामोटो नाम के हमारे इस लौंडे पे है जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें करता है। हमारा भाई उसके पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा हैंडसम है। हालांकि इसकी शक्ल भी तौए से मारी हुई लगती है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा हैंडसम और सारे तरीके देख के लड़कियां इस पर बिल्कुल फ्लैट है और सारी लड़कियां इसको पसंद करती है। हालांकि इन तीन नमूनों को इससे बहुत ज़्यादा जलन होती है। इन तीन बंदरों का नाम है असाशी, केन मारियो। ये तीनों बंदर असल में हमारे भाई सकामोटो से काफ़ी ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि भाई वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है एंड इन लोगों की जलती है उससे। इन तीनों बंदरों की शक्ल पे लड़कियां बिल्कुल थूक के जाती हैं। एक की शक्ल तो सही में तवे जैसी है। खैर, हमारे सकामोटो भाई की बेइज्जती करने के लिए ये लोग एक डस्टर लगा देते हैं गेट के ऊपर, लेकिन अपना भाई उसे बहुत ही शानदार तरीके से कैच करता है और पूरी क्लास उसके लिए तालियां बजाती हैं। और तीनों नमूने फिर से शर्मिंदा हो जाता है कि भैया हमने तो उसके फिर से तारीफ करा दी। वहीं अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों बंदर पार्टी जो होती है हमारे भाई के पीछे जाती है और टॉयलेट में जाके हमारे भाई के ऊपर वो गंदा पोछा वाला जो पानी होता है वो फेंक देते हैं। हालांकि अपना भाई बिल्कुल एक चैर निकलता है और बाथरूम के अंदर अम्ब्रेला लेके घूमता है, ले मूद दिया तेरे प्लान पे। ये लोग फिर भी नहीं रुकते और हमारे भाई की जो डेस्क होता है वो अगली क्लास में फेंक देता है बाहर, जिसकी वजह से हमारा भाई कहीं पे बैठ नहीं सकता और लड़कियां उसे अपने पास इनवाइट करती है। अपना भाई सख्त होता है और सीधे खिड़की खोलता है, वहीं पे बैठ जाता है और बिल्कुल एक एनिमे स्टाइल में इस लाचार वाली सिचुएशन को एक हीरो में बदल देता है। और तीनों बंदर अपना फिर सर फोड़ रहे होते हैं। अब इन तीन नमूनों के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और ये लोग सोचते हैं कि अब ये लोग साकामोटो को मारेंगे। और अगले ही दिन जब हमारा भाई डेस्क साफ कर रहा होता है, जैसे वो बर्तन धो रहा होगा, उन तीन नमूनों का एक चमचा आता है और हमारे भाई को कहता है कि तुम्हें एक लैब में बुला रहे हैं। साकामोटो सोचता है कि भैया शायद टीचर बुला रहे होंगे। जैसे वो लैब में जाता है वो तीनों उसे अंदर खींचते हैं और हमारे भाई साकामोटो की असल में पूरी इज्जत निकालने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं कि भैया पहले से मारेंगे, फिर वो सोचते हैं कि नहीं, असल में ऐसे करते इसकी हेकड़ी निकालते हैं। पहले बहुत हीरो बनता है ना, आज इसकी हीरोगिरी निकाल लेंगे। तब वो लोग सोचते हैं कि चलो भाई इसको तो भाई इसकी इज्जत खोलते हैं, उसके बाद उसके फोटो लेते हैं, बाद में लड़कियों को दिखाएंगे। ऐसी अबला नारी वाली हरकतें करते टाइम इन लोगों को पता चलता है कि असल में लैब में तो असल में आग लग गई है एंड बाहर कोई दरवाजा खुल नहीं रहा, क्योंकि बाहर तो स्टिक कौन जो है पहरा दे रहा है। ये लोग सोचते हैं कि चलो भाई किसी को कॉल करके बुला लेते हैं, लेकिन उसका फोन ही डेड हो जाता है। सकामोटो सोचता है किन नमूनों के साथ मैं फंस गया यार, लेकिन हमारा सकामोटो जो होता है इस चीज को अपने हाथ में लेता है और वहां पे नाचना शुरू कर देता है। तीनों नमूने सोचते हैं कोई बंगाली वाला लड़का होगा, किसी को जादू टोना करके इसे बुझा देगा आग को, लेकिन असल में ये लोग तो टीचर को बुला देते हैं ऐसे हल्ला करके। इनको ऐसे नाचते हुए देख टीचर भी बोलता है अभी इन पे मात आ गई क्या। लेकिन सबसे पहले आग बुझाने के बाद वो जो टीचर होता है उनसे पूछता है हाँ भाई क्या सीन है तुम्हारा, एंड अपना साकामोटो भाई बोलता है असल में यहाँ पे मैंने आग लगा दी थी, क्योंकि असल में हम यहाँ पे अल्कोहल से आग बना रहे थे। इतना कहने के बाद टीचर जो होता है उसे कहता तो है भाई ठीक है अच्छी बात है तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन भाई ये हरकतें मत करो, और अपोलॉजी लेटर लिखने के लिए कहता है। हमारे बच्चे तो सब मान जाते हैं, लेकिन आज सही जो होता है अब उसको थोड़ा दिल में भाई के लिए प्यार सा आ जाता है और ये लोग अपनी डिफीट जो है वो मान लेते हैं कि भैया ये लोग साकामोटो से हार गए, और हर कोई जो होता है इस बात से एग्री करता है। और इसी के साथ इन तीनों नमूनों की हमारी भाई के साथ दोस्ती हो जाती है एंड ये लोग अब फिर से हमारे भाई को परेशान नहीं करने वाले। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे साकामोटो को जो कि जा रहा होता है घर की तरफ, लेकिन रास्ते में उसे एक चिड़िया मिलती है जो कि इस तूफान के रास्ते में उससे आगे जा रही होती है एंड इन दोनों के बीच में ये कंपटीशन हो जाता है। हालांकि इस तूफान की कंपटीशन में आगे से काफी सारी चीजें आ रही होती है, दोनों एक दूसरे से बच रहे होते हैं इन चीजों से, लेकिन वो जो बर्ड होती है उसे ये चीज लग जाती है एंड वो सीधे पानी की तरफ गिरने शुरू कर देती है। हालांकि साकामोटो उसे बचाने के लिए कूद जाता है पर चिड़िया आसमान में चली जाती है, लेकिन साकामोटो अपने छतरी का यूज करके आसमान की तरफ जाता है और उस बर्ड को पकड़ लेता है। फिजिक्स की अम्मा बहन करने के बाद ये लोग इसे चिड़िया को बचा लेते हैं, एकदम से हमारे यहाँ पे बादल भी चले जाते हैं। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि असल में इनकी क्लास में शीरा नाम का एक लौंडा होता है जो कि अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ही महान बता रहा होता है। कह रहा है कि भाई मैं तो भाई फैशन वाला इंसान हूँ, तुम मेरे को मैगजीन में भी देख सकते हो, मैं तुम्हें फैशन टिप्स दे सकता हूँ। लेकिन लड़कियां उसके मुंह पे मुंह देती है और कहते निकल जाए यहाँ से। वहीं तभी एकदम से एक लड़की उनकी क्लास में आती है एंड वो उन्हें दिखाती है न्यूज़पेपर में न्यूज़, वही तूफान वाली, जिसमें असल में हमारे साकामोटो की असल में खबर होती है जहाँ पे वो आसमान में उड़ रहा होता है फिजिक्स की लोग की अम्मा बहन करने के बाद। लड़कियां हमारे भाई को और ज्यादा पसंद करने लगती है और शीरा के अंदर हमारे भाई के लिए नफरत आ जाती है। शीरा सोचता है अब तो उसका डाउनफॉल कराना पड़ेगा। इसी के साथ अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असल में टीचर जो होता है क्लास ले रहा होता है, तभी अपना जैसी साकामोटो आता है क्लास में और बस अपनी चेयर पे बैठने ही वाला होता है। शीरा जो होता है उसकी चेयर हटा देता है, लेकिन अपना भाई गिरता नहीं है बल्कि एक इमेजिनरी चेयर पे बैठ जाता है और शीरा की प्लान पे मुंह देता है। वही हमें दिखाया जाता है कि शीरा जो होता है वो स्पोर्ट्स पीरियड में भी हमारे भाई से बदला लेने की कोशिश करता है, हालांकि वो कुछ नहीं कर पाता। इवन हर बार वो जितनी भी कोशिशें करता है वो सारी की सारी फेल हो जाती है और इन दी एंड हमारा भाई जो होता है यानी साकामोटो वो हमेशा कूल बनता है। शीरा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि भैया ये क्या सीन हो रहा है उसके साथ, वो तो साकामोटो को हरा ही नहीं पा रहा है। शीरा बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका था, लेकिन तभी हमें देखने मिलता है जब पूरी शांति से क्लास चल रही होती है वहां पे एक मधुमक्खी आ जाती है। मधुमक्खी को देखते ही लड़कियों के अंदर का जानवर जाग जाता है एंड वो सीधे जानवर की तरफ भागते हुए सीधे क्लास से निकल जाती है और लड़कों को अंदर बंद कर देती है।
लड़कियों के जाते ही हमारे इस टीचर का भी बीएल वाला रूप बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो सभी लड़कों को उनकी टी शर्ट निकालने के लिए कह देता है। सब लोगों की फटी हुई होती है, लेकिन हमारे भाई के ऊपर जैसी मधुमक्खी आके बैठती है, शीरा उस मधुमक्खी को मारने के लिए हमारे भाई के ऊपर हमला करता है। हालांकि हमारा भाई बच जाता है और शीरा के ऊपर ही वो बदल की मधुमक्खी आने लगती है। मधुमक्खी जैसी हमारे शीरा पे हमला कर रही होती है, हमारा भाई साकुमोतो उसे बचाता है और अपनी स्पेशल जापानीज चॉपस्टिक वाली टेक्निक का यूज करके उसको बाहर फेंक देता है और भी ज्यादा कूल बन जाता है। वहीं अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो साकुमोतो होता है वो जाता है एक ट्री पे, जहाँ पे वो एक बर्ड से मिलने जाता है, लेकिन वो बर्ड बाहर नहीं आती। साकुमोतो बस अपने भाई उसके बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसे देखने को मिलता है उसकी क्लास का एक बंदा कीबोर्डो, जो कि असल में किसी को पैसे दे रहा होता है। साकुमोतो जाता है और पूछता है कीबोर्डो से कि आखिर क्या सीन है भाई तुम्हारा। कीबोर्डो हमारे साकुमोतो भाई को बता देता है कि असल में बुलीज को वो पैसे दे रहा था और कुछ नहीं। कीबोर्डो बड़ा ही एटीट्यूड में सारी अपनी कहानी बताता है, लेकिन अपना साकुमोतो कहता है ओ सो सैड, इतना क्या क्या निकल जाता है। कीबोर्डो सोचता है कि ये बंदा भी बस मजे लेने आया था और इसको कोई मदद नहीं करनी, लेकिन तभी अपना भाई कहता है चलो ठीक है इसे साथ में सॉल्व करते हैं। क्योंकि कीबोर्डो असल में हमारे साकुमोतो भाई को ये बताता है कि असल में जितना भी पैसा उन पुलिस को वो दे रहा है वो सारा उसकी मॉम से वो मांगता है, वो भी फीस के नाम पे कि कभी मेरे को ये लेना है कभी वो लेना है। साकुमोतो और कीबोर्डो दोनों एक ही साथ ज्वाइन कर लेते हैं मैकडॉनल्ड्स को। उनकी जो मैनेजर होती है वो हमारे भाई साकुमोतो को लगाती है काउंटर वाली जगह पे, क्योंकि हमारे भाई की शक्ल थोड़ी सी तवे से अच्छी है तो ऑफ कोर्स वो उसे रख सकती है वहां पे, और अपने कीबोर्डो को वो जगह साफ करने के लिए पोछा पकड़ा देती है। कीबोर्डो तभी वहां पे खड़े खड़े ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है और सोचता है कि आखिर मैं उन्हें पैसे क्यों देता हूँ, ये सब चीज सोच रहा होता है। तभी पीछे से मैनेजर आती है और कहती है काम पे लग जा, लेकिन ये कीबोर्डो समझ गया था कि अब वो पैसे नहीं देने वाला है पुलिस को, क्योंकि वो उनके लिए क्यों कमाए। तभी हमें देखने को मिलता है कि असल में ऑर्डर्स कुछ ज्यादा ही आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि भाई लाइन पे अपना भाई है, सारी लड़कियां असल में हमारे भाई को देखने के लिए आ रही होती है। तभी हमारी जो मैनेजर होती है वो हमारे कीबोर्डो को बोलते हैं चल भाई फ्रेंच फ्राइज बना अब तू, और यहाँ पे अपना जो कीबोर्डो भाई होता है वो कहता है चलो ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं। वो पहले कोशिश करता है, पहले नहीं बनते हैं फिर लेकिन बनना शुरू हो जाते हैं, काफी अच्छे बनते हैं और जैसे तैसे करके जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो सारे बन जाते हैं। और जो मैनेजर होती है दोनों को काफी अच्छी तरह से पेश करती है, दोनों को तारीफ करती है और साथ में ये भी कहती है कि कीबोर्डो काफी अच्छा बनाता है ये फ्रेंच फ्राइज। और उसके बाद वो मैनेजर उन्हें दे देती है परमानेंट जॉब इस जगह पे, और अपना भाई कीबोर्डो भी काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि चलो भाई एक काम करता हूँ, हेयर सैलून पे जाता हूँ, अपने पे सारा पैसा खर्च करूंगा। वही तभी हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे हमारा भाई उन्हीं 3 नमूनों से मिलता है, जिनमें से अशी जो होता है वो हमारे भाई से पूछता है चलती है क्या 9 से 12 नहीं, वो बस अपना ऑर्डर प्लेस करता है और उससे बस एक स्माइल के लिए बोलता है। वहीं तभी हमें वो दोनों पुलिस को दिखाया जाता है जो कि उसी मैकडॉनल्ड्स पे आ रहे होते हैं हमारे कीबोर्डो को परेशान करने, तो नहीं पर वो देख लेते हैं वहाँ पे कीबोर्डो को, और उसके बाद वो कीबोर्डो को कहता है चल तू बाहर मिल बाद में। और ये बात हमारा साकुमोतो भाई भी सुन लेता है, इसलिए जैसे ही हमारा भाई कीबोर्डो जब घर जा रहा होता है तो हमारा साकुमोतो भी उसका पीछा करता है। कीबोर्डो जाता है और बुली से मिलता है, वो बुली जो होता है उससे पैसे मांगता है जो कि कीबोर्डो देने भी वाला होता है, लेकिन तभी उसे याद आती है साकुमोतो की बातें कि पैसे तुम्हें हमेशा नहीं बचा सकते हैं। एंड इसी के साथ ही कीबोर्डो जो होता है वो पैसों को वापस रख लेता है, उन्हें कहता है कि वो नहीं देगा। इसी के साथ वो हमारे कीबोर्डो मोटे बर्गर को मारते रहते हैं और इसी बीच हमारे भाई की ग्रैंड एंट्री होती है और हमारा साकुमोतो भाई वहाँ पे आता है और उन दोनों की ऐसी की तैसी करना शुरू करता है। वो अपने आप को वहाँ पे एक साइको जैसा ट्रीट करता है एंड उसके बाद उन लोगों की छोटी मोटी चीज़ों पे हमला करना शुरू करता है एंड उन लोगों को लगता है कि भाई ये क्या साइको इंसान है। एंड साकुमोतो जो होता है वो कीबोर्डो को बोलता है जाओ और अपना कमाल दिखाओ, जाओ और दिखा दो उन्हें कि तुम क्या कर सकते हो। इतना कहते ही हमारा जो कीबोर्डो होता है वो जाता है उन्हें अपना बर्गर वाला स्लैम देता है, उनकी आंखों में मिट्टी फेंक देता है एंड उसके बाद वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। बिल्कुल बच्चों वाली कहानी, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं। कीबोर्डो रोने लग जाता है और हमारे साकुमोतो भाई को थैंक यू कहता है, इतने में साकुमोतो वहाँ से चले जाता है अपनी शिफ्ट के लिए। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे आना नाम की जो लड़की होती है वो हमारे साकुमोतो भाई की अटेंशन लेने आई होती है। हालांकि हमारा भाई बिल्कुल एक सिग्मा है एंड वो आना पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता, बल्कि उसके सामने जो बोर्ड होता है उस पर फोकस करता है। पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि टीचर आके इस लड़की को ऐसे बैठने कैसे दे रहा है। अपना साकुमोतो भाई बिल्कुल एक गीगा चैड होता है, उसे लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले वो कहीं पे भी बैठे। आना हमारे भाई के साथ थोड़ी सी बातचीत करना चाहती थी, लेकिन सेल्फ स्टडी के पीरियड में वो उसके साथ कहीं पे बैठ ही नहीं पा रही थी आगे पीछे, तो उसके बिल्कुल ठीक सामने बैठ गई और उसके साथ थोड़ा फैमिलियर जैसा है रिएक्ट करना शुरू कर देती है। इवन उसका ढंग से पूरा नाम भी नहीं पहचान पाती। क्लास की लड़कियां भी आना से जल रही होती है, लेकिन जो हमारी आना होती है वो सिर्फ फोकस करती है हमारे भाई साकुमोतो पे एंड उसकी चीजें कॉपी करने की सोचती है। पर अपना भाई साकुमोतो भी कोई 20 से कम थोड़ी है। आना वो अपना सीक्रेट मूव का इस्तेमाल करती है एंड कहती है कि अब मैं दूसरे लड़कों से बात कर लूंगी, इतना क्या कि वो आगे बढ़ने लगती है। उसे लगता है कि हमारा भाई जो है साकुमोतो उठेगा और उसे रोकेगा, पर अपना भाई तो बाहर कुत्ते को देखने लगता है। वहीं हमें दिखाया जाता है हमारी आना जो होती है काफी ज्यादा थक चुकी होती है ये सब करके एंड अब सोच रही होती है गेम खेलने का। शाम को गेम लेके हमारे साकुमोतो के पास आती है, पीछे से 2 क्लास की लड़कियां भी आती है, लेकिन साकुमोतो कहता है मेरे को नहीं खेलना, मैं देख लूंगा। इसलिए आना को जो गेम होता है वो उन 2 बाकी लड़कियों के साथ खेलना पड़ता है। इसी बीच में एक लड़की जो होती है वो क्वेश्चन बोलती है कि आखिर साकुमोतो किससे प्यार करता है। इतने में तीनों लड़कियों के अंदर जलन होती है एंड वो अपना नाम निकालने के लिए सोच रही होती है। इस गेम में असल में कॉइन को उसके नाम के ऊपर जाना होता है जो कि असल में रियल आंसर होता है, और लोग कहते हैं कि असल में जो कॉइन है ये स्प्रिट कंट्रोल
कंट्रोल करती है। हालांकि गेम का रूल टूट जाता है और जो कॉइन होता है वो जमीन पे गिर जाता है, और क्योंकि वो जो कॉइन होता है वो साकुमोतो के पास ही गिरा होता है तो साकुमोतो जाके उसे उठा देता है, और रूल के टूटने के कारण हमारे साकुमोतो के अंदर एक स्पिरिट आ जाती है जो कि उन लोगों को कहती है जाओ और 10 फुट का एक आर्च बनाओ, और अगर तुमने मेरी डिमांड को पूरा नहीं किया तो फिर मैं साकुमोतो की बॉडी को नहीं छोड़ूंगी। एंड इतना कहते हुए वो माउंटेन में चले जाएगी साकुमोतो की बॉडी को लेके, और ऐसा ना हो इसलिए जो लड़कियां होती है वो मान जाती है और जल्दी जल्दी डेस्क को एक दूसरे के ऊपर रख के आर्च बनाने की सोचते हैं। लेकिन हमारी जो आना होती है उसे बिल्कुल भी डेस्क उठाने की आदत नहीं है तो वो पहले नखरे करती है, लेकिन बाकी लड़कियां कहती है भाई जल्दी करो साकुमोतो को बचाना है। अब क्योंकि साकुमोतो की बात है तो ये लड़की भी मान जाती है और ये लोग एक एक करके एक आर्च को बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जैसी कुछ अनर्थ होने वाला होता है एक दूसरे की ये लोग मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करके ये लोग फाइनली 10 फुट का आर्च बना लेते हैं। उस आर्च के बनते ही वो जो स्पिरिट होती है साकुमोतो के बॉडी के अंदर वो जाती है ऊपर उन डेस्क के ऊपर चढ़ते हुए और सीधे साकुमोतो की बॉडी को रिलीज कर देती है। सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली छोड़ दिया कि उसने स्पिरिट ने हमारी भाई की बॉडी। लेकिन इसी बीच इन लड़कियों के अंदर भाईचारा जो होता है वो बढ़ जाता है एंड ये लोग बाहर चले जाते हैं हंसते खेलते। लेकिन हमें पता चलता है में तो हमारे भाग्य एक प्लान था, साकुमोतो के अंदर कोई स्पिरिट आ ही नहीं थी, वो बस इन लोगों को साथ मिलाना चाहता था। वहीं अगले सीन हमें दिखाया जाता है और लगभग कुछ दिनों के बाद हमारा जो भाई होता है साकुमोतो वो असल में सीनियर्स का चमचा बन चुका होता है। वो मारायामा नाम का एक बंदा होता है सीनियर, उसके लिए हर चीज करता है, वो उसकी हर एक विसल पे बाहर आता है एंड एक जिन की तरह उसके सारे काम खत्म कर देता है, वो भी एक ही विसल पे आके, भले उसका छोटा सा छोटा ही काम हो, भले उसको खाना देना हो या फिर कुछ और, हर चीज स्टाइल से करता है। वहीं तभी कीबोर्डो हमारे साकुमोतो को कहता है कि वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब मत करो। लेकिन हमारा साकुमोतो भाई उसे कहता है कि नहीं, असल में ऐसा नहीं है, मेरे को बस अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। वाह, मतलब कुछ भी चल रहा है, खैर इससे हमें क्या। इन दोनों के बीच में बस बातें चली रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मारायामा जो होता है वो अपनी क्लास में बैठा होता है बढ़िया गुंडों की तरह एंड एकदम से एक सीटी मारता है जिसकी वजह से हमारा भाई उसके पास भगते हुए आ जाता है। हमारा भाई जो होता है साकामोतो उन सभी को वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी के लिए कोको कोला या फिर ऐसे ड्रिंक्स खरीद के लाता है जो कि वो खुशी खुशी कर रहा होता है, उसको इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मारायामा के आप जितने भी काम होते हैं सारे के सारे हमारे भाई कर रहा होता है। जैसे एक बार हमारा जो मारायामा होता है वो अपनी पीटी ड्रेस नहीं लाया होता तो वो साकामोतो से मांगता है, लेकिन साकामोतो उसके लिए एक न्यू ब्रांड बना देता है, वो भी पोछो का इस्तेमाल करके। हालांकि वो पूरे स्कूल में उसकी वजह से फेमस हो जाता है मारायामा, लेकिन मारायामा उससे और भी काम कराता है, भले वो मसाज हो या फिर उसकी मालिश करना हो या फिर उसकी क्लास अटेंड करना, नाखून काटना, ये सब चीजें। बाकी जो जूनियर्स होते हैं वो भी कह रहे होते हैं भाई तुम कुछ ज्यादा ही काम नहीं करा रहे उससे, ऐसे तो तुम उससे सारे काम कराते रहोगे और तुम आलसी बन जाओगे। मारायामा कहता है नहीं, असल में वो बस साकामोतो की कैरेक्टर डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक दिन मारायामा के पास कुछ करने के लिए नहीं होता तो साकामोतो को बुलाता है एंड वो कहता है कि प्लीज मेरे लिए जितनी भी चीजें हो सकती है उन सबको आसान करने की कोशिश करो। वो साकामोतो उसकी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेता है और इसीलिए हर छोटी सी छोटी चीज, भले वो टॉयलेट पेपर लाना हो, जूते साफ करके गर्म करना हो या फिर बाकी सारे काम, जैसे कि कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता है हमारा साकामोतो और उस मोटू को अपने उस ट्रॉली में से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मारायामा हमारे भाई साकामोतो से बचते हुए जैसे तैसे करके पीटी वाले जिम वाले उस जगह पे चले जाता है। हालांकि उस पीटी रूम में भी हमारा जो साकामोतो भाई होता है वो एक वहाँ पे बेड बना देता है ताकि हमारा भाई यानी मारायामा जो है वो आराम से जिए वहाँ पे। कोई नहीं भाई, तो स्कूल में सो जा, कोई दिक्कत नहीं है। मारायामा अब अपनी भीख मांग रहा होता है कि भैया प्लीज छोड़ दे मेरे को और नहीं करना है मेरे को, लेकिन साकामोतो कहता है कि अभी तो मैं और भी ज्यादा मदद करूंगा। लेकिन हमारे मारायामा जो होता है अगले ही दिन से स्कूल की कैंटीन में खुद खाना खरीदता है। इस चीज को देख के सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया। वहीं दूसरी टेबल में हमारा जो साकामोतो होता है वो अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा होता है जो कि और कहीं नहीं बल्कि कीबोर्डो होता है। कीबोर्डो कहता है आके तुम्हारे क्या सीन हो गया, तुम्हें निकाल दिया क्या? एंड अपना भाई कहता है हाँ। वहीं तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारे भाई को यानी साकामोतो को कीबोर्डो के घर पे उसे पढ़ाते हुए। अपना भाई कीबोर्डो को क्लासेस दे रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि कीबोर्डो की जो मॉम होती है वो आ रही होती है दोनों के लिए स्नैक्स लेके। लेकिन कीबोर्डो की मॉम के आते ही हमारा जो साकामोतो होता है वो छुप जाता है हमारे कीबोर्डो के कहने पे, और साकामोतो को उस कमरे में ना देख के कीबोर्डो की जो मॉम होती है वो कहती है कि कम से कम कभी तो कभी साकामोतो को बुलाओ और अगर बुलाते हो तो मेरे को बताना जरूर। हमें पता चलता है कि असल में जो कीबोर्डो की मॉम है वो असल में साकामोतो के प्यार में गिर चुकी हैं। ये बात है 2 हफ्ते पहले की, जब हमारे भाई साकामोतो के हर टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे और हमारा कीबोर्डो था वो फेल हो गया था। उसने साकामोतो के पैर पकड़ लिए उसको पढ़ाने के लिए, फ्री में ट्यूशन देने के लिए। और जिस दिन पहली बार साकामोतो के घर पे आया था उसकी जो मॉम थी वो हमारे साकामोतो से बिल्कुल चेप हो गई थी, इवन उसकी रिकॉर्डिंग करती रहती थी। और इन सब चीज़ों के कारण हमारा जो कीबोर्डो होता है वो हमारे साकामोतो को कहता है छुपने के लिए, लेकिन साकामोतो उसको क्लासेस देना नहीं छोड़ता बल्कि जैसी उसकी मॉम आने वाली होती हैं वो छुप जाता है। एक बार हमारे कीबोर्डो को बाहर जाना पड़ता है एंड वो हमारे भाई को साकामोतो को उसका अपना फोन दे देता है और कहता है अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। इतना क्या कि वहाँ से चले जाता है। लेकिन कीबोर्डो की मॉम को पता होता है कि साकामोतो अभी घर पे ही है एंड उसको ढूंढना शुरू कर देती है। वो हर एक पॉसिबल जगह में ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा
भाई भी कम थोड़ी होता है, वो हर एक स्टाइलिश तरीके से छुपने की कोशिश करता है। और जब कीबोर्डो की मॉम वहाँ से थक हार के जाने ही वाली होती है, कीबोर्डो साकामोटो को कॉल कर देता है, जिसके वजह से हमारी साकामोटो की जो रियल लोकेशन पता चल जाती है, जिसके वजह से हमारा जो भाई होता है वो फंस जाता है, लेकिन वहाँ से भाग जाता है जैसे तैसे करके। साकामोटो के पैरों का पीछा करते हुए कीबोर्डो की जो मॉम होती है वो साकामोटो तक पहुंचने वाली होती है, लेकिन उसे लगता है कि वो वहाँ से चले गया है। और थक हार के जो उसकी मॉम होती है वो टीवी पे एक फिल्म चलाने लगती है। वो भी साकामोटो वापस जरूर आएगा इसी याद में। साकामोटो बस वहीं पे छुपा होता है और जैसी मूवी खत्म होने वाली होती है, साकामोटो बाहर आता है और कीबोर्डो की मॉम जो होती है उसके ऊपर कूद जाते हैं, लेकिन अपने भाई ने पहले एक रिकॉर्डिंग कर ली होती है जो कि वो उस डीवीडी प्लेयर में सीडी डाल के चला देता है। और कीबोर्डो की मॉम को लगता है कि असल में ये है असली साकामोटो जो कि इस टीवी के अंदर है, क्योंकि साकामोटो जो था वो असल में टीवी के पीछे कूद गया था और इस आंटी को लगता है कि असल में ये टीवी के अंदर आ चुका है। कीबोर्डो की मॉम काफी ज्यादा रोने लगते हैं एंड ये चीज कीबोर्डो देखता है। एंड इसके बाद से कभी भी कीबोर्डो की मॉम जो है वो हमारे भाई से उस दिन के बाद मिल नहीं पाई, क्योंकि उस दिन से हमारा साकामोटो जो भाई है वो हमारे कीबोर्डो को उसकी लाइब्रेरी में ही पढ़ा रहा था। वहीं अगला दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो स्कूल का टीचर होता है वो बस स्कूल का गेट का दरवाजा बस बंद ही करने वाला होता है, क्योंकि टाइम जस्ट होने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि भैया बस 1-2 मिनट रह रहे हैं गेट बंद करने को, एंड वो गेट बंद करने ही वाला होता है। हालांकि उसको नजर आता है कि सामने से साकामोटो आ रहा है जो कि हमेशा लास्ट सेकंड में आता है और टीचर के चूल्हे होती है, क्योंकि उसे साकामोटो को डांटने का मौका नहीं मिला था कभी। हालांकि अपना साकामोटो बैम्बू लेके आ रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द ऊपर से कूद जाए गेट के और वो उसे रोक पाए, लेकिन पीटीआई जैसे ऐसे करना ही वाला होता है। तभी साकामोटो असल में बैम्बू को बाहर छोड़ के आराम से अंदर आ जाता है और कहता है ये तो बस मैंने से सजाने के लिए लेके आया था मैं। और इसी के साथ टीचर का जो होता है वो पोपट बन जाता है और साकामोटो रॉक और टीचर शॉक। वहीं स्टाफ रूम में जो बंदा होता है ये सोच रहा होता है कि आखिर कैसे करके, मतलब कैसे भी करके साकामोटो को बस डांटे भाई। इस बंदे को बस कोई रीजन चाहिए ताकि वो साकामोटो को डांट सके, इसलिए कई बार सोचता है कि भैया साकामोटो कोई ना कोई तो गलत हरकतें करेगा, लेकिन हमेशा वो सही हरकतें कर रहा होता है। जब भी टीचर को लगता था एक क्लास में मिसबिहेव कर रहा है तभी पता चलता था कि असल में कुछ ना कुछ तो अच्छा काम ही कर रहा है। वो बंदा परेशान हो जाता है और सोचता कि भैया अब तो मैं इसे ऐसे ही डांट दूंगा, बस छोटी सी गलती करे क्लास में फिर डांटना शुरू कर दूंगा, कुछ भी कर रहा हो बस उल्टा सीधा बस। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है पूरी क्लास डिसिप्लिन में है, पर लेकिन आज जो साकामोटो है वो बिल्कुल ही डाइनिंग टेबल की तरह अपना खाना लेके आ रहा है, वो बस मुंह में खाने वाला ही होता है चावल को। टीचर बस इंतजार कर रहा होता है कि बस जैसे ही इसने चावल खाए मैं इसको डांटना शुरू कर दूंगा, और हमारा साकामोटो उस चावल को खा लेता है। साकामोटो के चावल को खाते ही टीचर उस पर चिल्ला पड़ता है, कहता है निकल जा बाहर यहाँ से। टीचर को तो बिल्कुल जन्नत जैसा फील हो रहा होगा क्योंकि अपना भाई क्लास से बाहर चले जाता है थोड़े से चावल लेके। हालांकि टीचर को बहुत मजे आ रहे होते हो इस चीज को करके, और टीचर सोच रहा था कि भैया अभी मैं इसको जाके देख के आता हूँ कि ये इसी चीज के बारे में सोच रहे ना कि मैंने इसको कैसे बिहेव किया। लेकिन बाहर जाके उसे पता चलता है असल में वो जानबूझ के बाहर गया था ताकि वो इस चिड़िया को खिला पाए। अब इतनी प्यारी चीज देखने के बाद हमारा जो टीचर होता है उसको खुद पे शक होने लगता है कि भाई मैंने सही तो किया था ना। भले ही बंदा बाहर से खुश हो लेकिन अंदर से रो रहा होता है वो। वहीं तभी अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो जो टीचर होता है काकुजो, वो बाहर ही खड़ा होता है ताकि वो देख सके कि दोबारा आ रहा है बंदा। लेकिन इस बार ये जो टीचर होता है बिल्कुल गेट के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि आजा भाई पहले तू ही आजा। लेकिन अपना जो भाई होता है वो उस टीचर के पैर को नीचे निकल जाता है और सीधे भाग जाता है। टीचर को गुस्सा आता है और कहता है सीधे क्लास में निकल जाइए। वहीं तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है आर्ट रूम का सीन, जहाँ पे जो टीचर होता है वो बोलता है कि तुम लोग अब पेयरिंग कर लो एंड एक दूसरे की शक्ल बनाओ। सभी लड़कियों के अंदर का चीता जाग जाता है, सीधे भगते हो जाते हैं हमारे साकामोटो के पास। लेकिन वो देखते हैं वहाँ पे कि आईना पहले से वहाँ पे बैठी हुई है एंड साकामोटो ने उसका पेयर वाली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया एंड अभी एक दूसरे का स्केच बना रहे हैं। यहाँ पे ये सोची होती है कि भैया साकामोटो ने उसको इसलिए चुना क्योंकि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, पर एज वी नो कि हमारा साकामोटो जो है वो एक चैड है एंड उसे लड़कियों से इतना फर्क पड़ता नहीं है। साकामोटो अपनी पिक्चर्स को दिखाता है उस लड़की को एंड वो लड़की बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल फल जैसा लग रहा था कुछ। उसको शॉक लग जाता है, वो सोचते कि क्या ये मेरे को ऐसे सोचता है, लेकिन हमें पता चलता है असल में एक एंजल की पिक्चर होती है, लेकिन ये लड़की ही गलत साइड से देख रही थी। एंड उसके बाद एना जो होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सारी लड़कियां हमें साकामोटो को बोलते हैं कि उसका स्केच बनाया। वही हमें पता चलता है कि असल में स्कूल में आग लग गई है और जो काकुजो टीचर होता है इन लोगों का वो उन्हें सबको नीचे बुलाता है ग्राउंड में। अपना लोंडा जो होता है वो सभी को एक लाइन में लेके नीचे आ जाता है बिल्कुल स्कूल की डिसिप्लिन में रख के। लेकिन तभी उसके दो नाले के दोस्तों को याद आता है उनका दोस्त यहाँ पे अत्सशी तो है ही नहीं। साकामोटो बिल्कुल ही भक्त हो जाता है अत्सशी को बचाने के लिए। सबसे पहले अपने आप को गीला कर लेता है, एक मास्क लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ अत्सशी अपना पेट हल्का करके बाहर निकल ही रहा होता है एंड उसे देखने के लिए मिलता है हमारा साकामोटो जो कि जमीन पे रगड़ रगड़ के आ रहा होता है एंड वो उसे भी कहता है तू भी नीचे ऐसे हो जा। इसके बाद का मामला जो होता है वो हमारा साकामोटो अपने हाथ में ले लेता है और अपने दोस्त को नीचे पहुंचा देता है। लेकिन अभी सारे बच्चे परेशान होते हैं साकामोटो को लेकर क्योंकि वो अभी भी बिल्डिंग के अंदर ही है। कहने को तो बिल्डिंग में आग लगी है लेकिन दिख नहीं रही है। तभी हमें दिखाया हमारा साकामोटो अपने स्पेशल मूव का यूज करते हुए नीचे आ जाता है एक पैराशूट बना के और सभी लोगों के अंदर फिर से जान में जान आ जाती है। लेकिन टीचर साकामोटो को चिल्लाता है क्योंकि सभी लोग उसकी इतनी ज्यादा परवाह कर रहे थे।
सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है समर ब्रेक का टाइम जब सब लोग मजे कर रहे होते हैं। इवन ये 3 नमूने भी, ये 3 नमूनों ने असल में एक गड्ढा बनाया होता है या फिर कहेंगे एक ट्रैप, जहाँ पे साकामोटो बस सामने से आ ही रहा होता है, ये लोग छुप जाते हैं। वैसे सरप्राइजिंग वाली बात यह है कि असल में साकामोटो अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही होता है, क्योंकि अभी वैसे भी समर ब्रेक चल रहा है। इन लोगों ने सोचा तो नहीं था कि भाई साकामोटो उनके ट्रैप में फंस जाएगा, लेकिन वो फंस जाता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि साकामोटो उसके बाद से कभी निकलता ही नहीं, मतलब मिलता ही नहीं उन लोगों को। लेकिन उस गड्ढे में गिरने के बाद अपना भाई जो होता है मिलता ही नहीं है। कीबोर्डो से जाके ये लोग पूछते भी है कि आखिर भाई तेरे को पता है साकामोटो कहाँ है, ये बंदा भी जानता नहीं होता है। तो ये 3 नमूने कुछ ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भैया अब तो इसे ढूंढना ही पड़ेगा, कहीं तो कहीं ना होगा। ढूंढते ढूंढते लगभग 3 दिन से ज्यादा हो चुके होते हैं और अभी तक इन लोगों को साकामोटो नहीं मिला होता है। ये लोग जाते हैं और आपस की जगहों से और ज्यादा पूछने की और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को ये पता होता है कि साकामोटो ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी और इसी की मदद से वो लोग पूछते हैं। एंड कुछ लोगों को पता भी होता है। एक अंकल ने उसे 5 दिन पहले देखा था सीढ़ियों पे जाते हुए, हालांकि वो एक्सीलेटर लग रहा था। और एक आंटी ने भी असल में हमारे साकामोटो भाई को देखा था, लेकिन वॉलमार्ट के फ्री के आइटम कैश करते हुए, वो भी सारे के सारे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक और लड़की ने हमारे साकामोटो भाई को देखा था वो एक नदी के किनारे सर्कल बनाते हुए पत्थरों से। और ऐसे ही काफी सारे अजीबोगरीब कारनामे करते हुए हमारा भाई पकड़ा गया है पिछले कुछ दिनों में। हालांकि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सारे काम नहीं आते हैं। इन दी एंड ये लोग तीनों के तीनों सुट्टा मारते हुए पकड़े जाते हैं। तीनों आराम से उसी पार्क में बैठ के आराम से सुट्टा फूक रहे होते हैं। तभी इन लोगों को देखने मिलता है एक बच्चा जो कि उसी ट्रैप में फंस जाता है। वो गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं होता है, वो बच्चा उठ जाता है और वापस चले जाता है घर। लेकिन जैसे वो लोग वहां पे जाके देखते हैं, वहां पे उन्हें 2 होल्स दिखते हैं। और पता नहीं क्यों लेकिन इन नालायकों की ऐसी थिंकिंग होती है कि भैया शायद वो जो साकामोटो है उसने शायद ये दूसरा वाला छेद बनाया है जो कि सीधे ब्राजील में जाके खुलता है। और ब्राजील में अपना भाई मस्त अपनी समर वेकेशन बिता रहा है। मतलब भाई लिटरली कुछ भी सोचे जा रहे हैं लोग। एंड इवन जो आज सही है वो तो उसके अंदर कूदने भी वाला था, कह रहा था भाई मेरे को जाना है। लेकिन हमें पता चलता है असल में अपना जो भाई होता है वो असल में लॉन्ड्री की दुकान पे होता है और अपने यूनिफॉर्म को नया नया कराने के बाद उसे पहन के वहां से निकल जाता है। और इसी के साथ अपना जो भाई होता है वहां से चले जाता है दोबारा। एंड उसे देखने के लिए मिलता है वही 3 नमूने जो कि असल में उसी गड्ढे में देख रहे होते हैं, जहाँ पे अत्सई जो होता है वो हमारे भाई साकामोटो को ढूंढ रहा होता है वहां नीचे, लेकिन उसे नहीं मिलता। और लिटरली बंदा रोने को हो रहा होता है कि भाई ये कहाँ गया साकामोटो। लेकिन तभी साकामोटो बाजू से आता है और कहता है हाँ भाई कुछ मदद करूं। और बताता है कि असल में उसने तो ये गड्ढा इसलिए खोदा था ताकि उसे, क्योंकि लग रहा था कि ये कोई हॉट स्प्रिंग वाला ये लोग कर रहे हैं काम। मतलब भाई अपना भाई लिटरली वहाँ पे हॉट स्प्रिंग ढूंढ रहा था। ऐसी के साथ उन लोगों का पोपट हो जाता है और अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असल में ये लोग स्कूल में सॉफ्ट बॉल खेल रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे भाई को दूर तक बॉल फेंकनी होती है। साकामोटो को लड़कियों ने घेर रखा होता है और कीबोर्डो जो होता है काफी दूर खड़ा होता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ तक तो बॉल आने नहीं वाली। लेकिन साकामोटो जैसी बॉल फेंकता सीधे हमारे मोटू कीबोर्डा की जाके मुंह पे लगती है बॉल एंड उसकी बर्गर की चटनी निकल जाती है। कीबोर्डा की नाक बिल्कुल खूनम खून हो रही होती है। हालांकि कीबोर्डा के नीचे गिरने से पहले उसको हमारे भाई साकामोटो ने पकड़ लिया, वो भी एक स्टाइल के मैनर से भाई कि भाई चेक कर ले बंदा कि ये जिंदा तो है कि नहीं है। लेकिन कीबोर्ड बिल्कुल ठीक होता है, हालांकि उसके नाक से खून बहना बंद ही नहीं हो रहा होता है। इसलिए अपना जो भाई साकामोटो जो होता है वो अपनी टी शर्ट फाड़ देता है और उससे उसकी नाक ढक देता है। इवन लड़की तो इस पर पागल हो रही होती है। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है अगला दिन, जहाँ पे हमें एरन बॉयज को दिखाया जाता है जो कि कुछ फर्स्ट ईयर वालों का ग्रुप होता है जिसमें से हमारा मारायामा भी होता है। इस ग्रुप को तुम बोल सकते हो वही मारा मारी करने वाला ग्रुप। लेकिन इस ग्रुप में हमें एक नया बंदा देखने को मिलता है जिसका नाम होता है हाया अब्यूसा। ये लोग सामने देखते हैं जहाँ पे काफी सारी लड़कियां इंतजार कर रही होती है किसी का। एंड ये लोग सोचते हैं कि शायद कोई सेलिब्रिटी आएगा, लेकिन वहाँ पे हमारा साकामोटो आता है। और एक्चुअली सारी लड़कियां जो होती है वो हमारे भाई का ऑटोग्राफ लेना चाहती थी उनकी स्वेट शर्ट पे या ये जो भी होता है ट्रैक सूट। लेकिन इस चीज को देखने के बाद हमारा हायाबुसा जो होता है वो सोचता है कि भाई कौन है ये। लेकिन हमारा मारायामा जो होता है वो कहता है नहीं इससे पंगा मत लो, ये बहुत खतरनाक इंसान है। हायाबुसा इसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ बताता ही नहीं है। तब हमारा हायाबुसा सोचता है कि शायद उसे ही कुछ पता लगाना पड़ेगा इस लड़के के बारे में, क्योंकि वो हमारे साकामोटो के बारे में काफी कुछ और जानना चाहता था कि आखिर कैसा इंसान है ये और आखिर इसकी टीम में क्यों मना कर रहे हैं उसे भिड़ने के लिए। और इसी चीज को जानने के लिए हमारा जो हायाबुसा होता है वो चले जाता है हमारे साकामोटो की क्लास में। हमारा साकामोटो अपने कीबोर्डा दोस्त के साथ होता है जो कि सोच होता है एक हेयर स्टाइल लेने का। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे तभी वो नालायक इंसान आ जाता है शीरा। वो मोटू स्टार वहाँ पे आता है और हमारे कीबोर्डा को बोलता है कि तुम एक काम करो ऐसा वाला हेयर स्टाइल ले लो। और उसी टाइम हमारा जो हायाबुसा होता है वो क्लास में एंटर करता है और हमारे साकामोटो के पास आता है। सभी लोग उस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या करने आया लफड़ा। वो बंदा इंग्लिश में कहता है मेरे को तुम्हारे फेस चाहिए। एंड इतने में अपना जो भाई होता है उसे अपना फेस दे देता है, पर उसका असल में मतलब होता है कि उसे असल में साकामोटो से बात करना है फेस टू फेस। पर साकामोटो उसे गलती से अपना फेस ही बना के दे देता है।
अब साकामोटो की ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को देख के जितनी भी लड़कियां होती है उनके अंदर का जानवर जाग जाता है और वो लड़कियां धीरे धीरे हमारे हायाबुसा के पीछे पड़ने लग जाती है एंड उस पर अटैक कर देती है। हायाबुसा सोचने लगता है कि क्या ये इस बंदे की कोई ट्रिक है, शायद ये कोई साइंस सिग्नल ही होगा जिसकी वजह से लड़कियां मेरे पे हमला कर रही हैं। पर इन रियलिटी असल में हमारे भाई का इससे 0% कोई नाता था, उसने तो बस अपनी इनोसेंस दिखाई थी। हायाबुसा का काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो सीधे उस चीज मास्क को नीचे पटकता है और कहता है ठीक है फिर मेरे को रिवर के पास में लियो। इस चीज को सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब लोगों को लगता है भैया लफड़ा हो गया, लेकिन अपना साकामोटो जो होता है वो साफ साफ मना कर देता है जाने के लिए कि वो नहीं जाने वाला। इस चीज को जैसे एरन बॉयज सुनते हैं वो कहता है भैया ऐसे कैसे नहीं जाएगा, हम इसको ब्लैकमेल करेंगे। हमें दिखाया जाता है कि असल में ये लोग जो होते हैं बॉयज टॉयलेट के सामने जैसे अपने साकामोटो अपने जूते उतारता है उसे निकाल लेते हैं, वहां से चुरा लेते हैं। और जब साकामोटो बाहर आता है गेट के उसे पता चलता है कि असल में बाहर एक मैसेज है जिसमें उसने लिखा है कि अगर अपने शूज चाहिए तो वहाँ पे रिवर के पास आ जाना। पर अपने भाई को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधे अपने स्टाइल में ही पहुंच जाता है जो करना होता है उसे। वो चमचे फिर भी नहीं रुकते हैं और हमारे भाई को बस डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड अपना भाई होता है हर किसी का सॉल्यूशन सही तरीके से दे रहा होता है जिसकी वजह से हमारे भाई के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है और उसको किसी भी मतलब चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, इसलिए वो उसको जाने का मूड भी नहीं होता वहाँ पे। लेकिन इस बार उन चमचों ने असल में एक बहुत ही बड़ी हद पार कर दी होती है। उन्होंने असल में हमारे कीबोर्ड को बिल्कुल गंजा कर दिया होता है और उसके ऊपर मैसेज लिखा होता है मिलना हमें रिवर के पास। पहले तो कीबोर्ड ज़्यादा कुछ एक्ट करता नहीं लेकिन बाद में वो रोने लग जाता है, जिस चीज़ की वजह से हमारे साकामोटो के अंदर आग जग जाती है कि उसे तो अब जाना ही पड़ेगा और ये जो भी लफड़ा है उसे क्लियर करना ही पड़ेगा। एंड कीबोर्ड के लिए एक विग बनाने के बाद वो चले जाता है रिवर बैंक के पास, यानी नदी के किनारे पहुंचने के बाद हमारा भाई जो होता है वहाँ पे हायाबुसा को देखता है जो कि साकामोटो पे बस हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, पोल आ जाती है भाई पोल। एंड वो जो पोल होती है यानी पुलिस वाला बंदा वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे मारा मारी नहीं करते। लेकिन साकामोटो सबको संभाल लेता है और कहता है नहीं असल में हम तो बस धक्का धक्का गेम खेल रहे हैं। पुलिस वाले को भी पुरानी यादें याद आ जाती है एंड वो कहता है अरे वाह ये तो मैं अभी पहले खेला करता था बचपन में। हायाबुसा सोचता है चलो ठीक है भाई ऐसे ही सही लेकिन मारेंगे, क्योंकि हमारे भाई की साकामोटो के अंदर भी एक आग होती है। तो इस धक्का धक्का गेम के जरिए ही वो लोग एक दूसरे से लड़ने वाले होते हैं, जहाँ पे अपने सबसे पहले हायाबुसा मारता है लेकिन हमारा साकामोटो जो होता है अपने आप को आसानी से बचा लेता है और हायाबुसा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि भैया ये कैसा खतरनाक इंसान है। वो अपने बॉक्सिंग फॉर्म में आ जाता है और हमारे भाई के ऊपर साकामोटो के ऊपर हमला करता रहता है लेकिन अपना भाई भी उसे काफ़ी अच्छी तरह से डिफेंड करता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा होता है, इवन जो हमारी बारिश होती है वो भी शुरू हो जाती है लेकिन दोनों रुकते नहीं है। हायाबुसा की बेइज्जती ना हो जाए इसलिए उसके जो पंटल लोग होते हैं वो हमारे साकामोटो के ऊपर चीट करने वाले ही होते हैं, लेकिन हायाबुसा साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है लड़ेंगे तो फेयर तरीके से लड़ेंगे। एंड इसी के साथ अपना जो भाई होता है वो कहता है चलो ठीक है फिर अब मैं तो अपना स्पेशल मूव दिखाता हूँ, स्टैंडिंग अटेंशन। और इस मूव के साथ हमारा जो साकामोटो होता है वो ऐसा लग रहा होता है जैसे बिजली को समन करने वाला है एंड सब लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन साकामोटो जो होता है वो असल में सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वो सही वक्त आता है हमारा जो साकामोटो होता है वो उसे पीछे धकेल देता है जिससे वो सीधे टैक्सी के अंदर जाता है। हायाबुसा बस एक हल्के से धक्के से उसे टैक्सी में धकेल देता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गीला हो चुका था एंड वो बीमार ना हो जाए। और हायाबुसा के तरह साथ साथ उसके जितने भी पंटर लोग थे वो भी उस टैक्सी में आ जाते हैं एंड जो पुलिसमैन होता है वो भी वहाँ से चले जाता है क्योंकि ये लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। हायाबुसा जो होता है वो अपनी डिफीट मान लेता है एंड उसके पंटर लोग भी मान लेते हैं भाई कि ये बंदा जीत गया। और वो लोग हमारे साकामोटो से पूछते हैं क्या कि उसे क्या चाहिए एंड वो कहता है कि मैं असल में अभी जा रहा हूँ डिपार्टमेंटल स्टोर ताकि वहाँ से मैं खाने के लिए इंग्रेडिएंट्स ले सकूँ। वहीं दूसरी तरफ वो जो तीनों होते हैं बंदर उन्हें भेज दिया जाता है कीबोर्ड से माफ़ी मांगने के लिए। और इसी के साथ अपना जो कीबोर्ड होता है वो कहता है इतना सारा खाना वैसे भी अकेले नहीं खा सकता इसलिए वो सबको पार्टी देता है। हालांकि हायाबुसा ये सोच रहा होता है कि आखिर साकामोटो बाहर क्यों बैठा है खिड़कियों पे, पर उसको क्या पता। वहीं अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकामोटो जो होता है वो सबकी मेडिकल रिपोर्ट्स लेके नर्स को दे रहा होता है। तभी नर्स हमारे साकामोटो का टेम्परेचर चेक करती है एंड पता लगता है कि असल में साकामोटो को तो बुखार है एंड उसको रेस्ट के लिए कहती है। हालांकि हमारा भाई ऐसा कुछ करता नहीं है बल्कि हरी प्याज को ही लपेट के वहाँ से निकल जाता है जो कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है साकामोटो जब घर जा रहा होता है उस टाइम हमें 3 बच्चों को दिखाया जाता है जो कि पत्थरों से जैसे हम बचपन में फुटबॉल खेला करते थे वैसे खेल रहे होते थे। एंड इस चीज़ में साकामोटो की जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड बच्चे उससे देख के चिढ़ जाते हैं। वहीं तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है अगले दिन का। वो तीनों चारों बच्चे जो होते हैं वो हमारे साकामोटो को कॉपी कर रहे होते हैं जो कि उसी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होता है। ये चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा उससे इंप्रेस तो होते हैं कि भैया कैसे चल रहा है, लेकिन तभी बीच में एक अंकल भी आता है जिसे साकामोटो उछल के पार कर लेता है और बाकी बच्चे भी वैसे ही करते हैं। ये 3 पंटर लोग जो होते हैं ये हमारे साकामोटो के साथ 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 चल रहे होते हैं लेकिन इन दी एंड ऐसी जगह आते हैं जहाँ पे अब लाइन खत्म हो चुकी थी। तो साकामोटो जो होता है टॉयलेट पेपर निकालता है एंड उसके ऊपर चलना शुरू करता है और इसी के साथ ये लोग एक स्टोर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे असल में उस लड़की की जो मम्मी होती है वो वहीं पे होती है। तो वो बच्चे जाने से पहले हमारे भाई का एक बार ऑटोग्राफ ले लेता है और ये सारे काम निपटाने के बाद अपना जो भाई होता है वो चले जाता है अंदर जहाँ पे उसे मेगुमी नाम की
लड़की मिलती है जो कि उस पर स्पाई कर रही होती है और क्लास फर्स्ट की सेकंड रिप्रेजेंटेटिव भी है। ये असल में इस लड़की को असल में हमारे भाई पे काफी बड़ा क्रश है, लेकिन वन साइडेड क्रश है, एंड इसलिए ये हमारे भाई की फोटोज लेती रहती है। लेकिन एक दिन ऐसी फोटोज को देखते टाइम, कल की पिक्चर्स को देखते टाइम उसे एक भूत जैसी चीज मिलती है हमारे साकामोटो के पीछे, जो कि उसे हर बार परेशान करने की कोशिश कर रही होती है। ये चीज हमारी मेगुमी जानती तो होती है एंड हमारे साकामोटो को बताना भी चाहती है कि उसके ऊपर काफी बड़ा संकट है, लेकिन उसे नहीं पता। मेगुमी कोशिश तो कर दिया बताने की, लेकिन तब वो रुक जाती है क्योंकि उसे पता है कि उसके पास फोटोज है, लेकिन मेगुमी उन फोटोज को दिखा नहीं सकती क्योंकि फिर वो ऐसे स्टॉकर कहलाएगी और वो ऐसा नहीं चाहती कि वो अपने ही क्रश के सामने ऐसे बेइज्जत हो जाए। साकामोटो को काम होता है तो साकामोटो वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी मेगुमी जो होती है वो एक चलती हुई बाल्टी को देख लेती है जो कि हमारे भाई की तरफ ही बढ़ रही होती है। इससे पहले वो उसे बोलती, हमारा साकामोटो जो होता है उसी बाल्टी का यूज करके आगे बढ़ जाता है। मेगुमी हार नहीं मानती है और सोच लेती है कि भैया ये चीज तो उसे बतानी ही पड़ेगी क्योंकि उसके पास संकट है। मेगुमी उसके पास फिर से जाती है एंड उससे पूछती है, यार तुम्हें कुछ अजीब चीज लग रही? और साकामोटो कहता है हाँ, कीबोर्डो की असल में बाल जो है काफी जल्दी बढ़ रहे हैं। लड़की कहती है अबे यार ये तो नालायक है, बिल्कुल इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि आगे इसके ऊपर कितना बड़ा संकट है। वॉशरूम से आवाज आने के बाद हमारा साकामोटो जैसे ही अंदर जाता है उसे काफी सारे बाल देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा स्केरी होता है, लेकिन अपना भाई उन बालों को उठाता और लेके भाग जाता है। मेगुमी भी पीछे जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर वो क्या करने वाला है उन बालों का, और ये देखता है कि असल में साकामोटो उन बालों का इस्तेमाल कर रहा है कीबोर्डो की बालों की लेंथ बढ़ाने के लिए। ये होती है दोस्ती भाई, हर चीज में अपने दोस्त का सोचो। मेगुमी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो अब करे तो क्या करे, इसलिए वो लास्ट में जाती है और हमारे कीबोर्डो को जाके बता देती है सारी बातें। और इन दी एंड हमारा जो कीबोर्डो होता है वो सारी चीज जानने के बाद मेगुमी से ये फैसला कर लेता है कि भैया अब कुछ करो या ना करो तुम्हें फोटो तो दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा तो उसको भी नहीं पता कि आखिर क्या किया जा सकता है। इन दी एंड हमारी जो मेगुमी होती है वो हमारे कीबोर्डो की सलाह को मान लेती है एंड उसके बाद चले जाते हैं हमारे भाई के पास। वहीं रास्ते में मेगुमी देखती है कि असल में हमारा साकामोटो जो है वो असल में दोस्तों के साथ खेल रहा है एंड वो उसके पिक्चर्स देना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे ऐना आ जाती है जो कि उस लड़की का पूरा मूड खराब कर देती है और मेगुमी जो होती है काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उन पिक्चर्स को दोबारा देखती है उसे उन पिक्चर्स में कुछ अलग चीजें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि वही जो गोस्ट होगा वो हमारे भाई को कुछ बताने की कोशिश कर रहा होगा। इस चीज को देखने के बाद हमारी जो मेगुमी होती है वो काफी ज्यादा शॉक होती है और कहती है आखिर इसका क्या सीन है। मेगुमी को लगता है कि भैया इस चीज को तो बताना ही पड़ेगा हमारे साकामोटो को, भले कुछ भी हो जाए। इसलिए वो भगते हुए हमारे भाई के पास जाने से पहले उन फोटोज को निकाल लेती है एंड मेरे भाई साकामोटो को दिखाती है एंड बताती है कि असल में इस पिक्चर में जो घोस्ट है बोलने की कोशिश कर रही है आई लाइक यू। मेगुमी को लगता है कि वो काफी ज्यादा वियर्ड बन रही है, इसलिए वो अपनी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि असल में वो ये नहीं कहना चाहती, वो बस ये बताने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो घोस्ट क्या कह रही है। ये सारी बात सुनने के बाद हमारा जो साकामोटो होता है वो उसे कहता है ठीक है मैं फोटो प्रिंटिंग में मदद कर दो। फिर ये सुनने के बाद मेगुमी को लगता है असल में एक साकामोटो उसे वियर्ड समझ रहा है और अब उसकी बातों को भी सीरियसली नहीं ले रहा है। वहीं हमें दिखाया जाता है साकामोटो को जो कि प्रिंटर में अपना मुंह डाल के असल में वैसी एक एनिमेशन बनाने की सोच रहा होता है जिससे अपना भाई साकामोटो जो होता है वो उस घोस्ट को उसका रिप्लाई दे देता है एंड जो घोस्ट होती है वो वहाँ से चली जाती है। नहीं मतलब भाई लॉजिक पे ध्यान मत दो, यहाँ पे कुछ भी होता रहता है। वही हमें दिखाया जाता है कि अब जो मेगुमी है वो हमारे साकामोटो के सामने से पिक्चर लेती है एंड उसे शर्म भी नहीं आती है। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारे उन्हीं 3 नमूनों को जो कि असल में एक डीवीडी शॉप में आए होते हैं ताकि यहाँ से वो मूवीज ले सके। हालांकि ऑफकोर्स लोगों देख के तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ये एक्चुअली अडल्ट मूवी लेने के लिए आए यहाँ पे, लेकिन लोगों की काफ़ी ज़्यादा फटती है एंड हमें दिखाया जाता है वहाँ पे असल में साकामोटो भी आया होता है जिससे असल में कोई पिक्चर लेनी होती है मूवी, और साथ ही साथ वहाँ पे ऐना उसकी दोस्त भी आ जाते हैं हमारे भाई से पूछने के लिए कि आखिर वो यहाँ पे क्या लेने आया है एंड उन्हें बताता है असल में वो यहाँ पे यू हैव माई वर्ड नाम की एक मूवी को देखने के लिए आया है, लेकिन उसे यहाँ पे अभी तक नहीं मिली। सरप्राइजिंगली हम लोगों को पता चलता है कि असल में ये जो मूवी है असल में आशुतोष के पास है एंड वो हमारे भाई को एक ट्रेड देता है। वो कहता है हम लोग इस मूवी को एक्सचेंज कर लेंगे, बस तुम्हें हमारे लिए एडल्ट सेक्शन में से कुछ मूवीज उठा के लानी है, बाकियों को तो बतानी है। लेकिन अपने भाई साकामोटो के अंदर बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं होती है जब बात उसकी चीज पे आती है। अपना साकामोटो को असल में कोई देख ना ले कि वो एडल्ट सेक्शन में जा रहा है, इसलिए वो एक जगह पे घूमता रहता है एंड जैसे कर्टन खुलता है वो अंदर घुस जाता है। वो 3 नमूने इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या वो वापस बाहर भी आ पाएगा। लेकिन अपना भाई जो होता है साकामोटो काफी सारी मूवीज ले आता है, लेकिन अब चैलेंज ये है कि आखिर उसे एक काउंटर पे लेके कैसे जाएगा क्योंकि बीच में लड़कियां भी बहुत है। ये 3 नमूने जो होते हैं असल में हमारे साकामोटो भाई को इन 3 लड़कियों से बचने के लिए मदद करते हैं। हालांकि अपना भाई जैसे तैसे करके इन तीनों से बच जाता है इन दी एंड इन शेल्फ की मदद से, एंड जैसे वो लास्ट में जाने ही वाला होता है काउंटर पे, वहाँ पे उसे मिल जाती है कीबोर्डो की मॉम सामने। एंड इस चीज़ को देखने के बाद ये लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस चीज़ के बारे में हमारे साकामोटो को नहीं पता है एंड साकामोटो एकदम से वहाँ से पलट जाता है और रास्ता चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ऐना और उसके जो बाकी दोस्त होता है वो हमारे साकामोटो के पास आ जाते हैं एंड पीछे से उससे पूछे होते हैं कि आखिर तुमने कौन कौन सी मूवीज ली। अपना भाई इन मूवीज को उन्हें दिखा नहीं सकता था, इसलिए अपना भाई इन मूवीज को सारी दोबारा शेल्फ में रखता है और दोबारा रोबोटिक जैसी
हरकतें शुरू कर देता है जो कि लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद आती है। एंड लड़कियां भूल जाती है कि आखिर उसके हाथ में क्या मूवीज थी। फ्री का शो देखने के बाद लड़कियां आगे चली जाती है। अपना भाई दोबारा उन मूवीज को उठा लेता है और सीधे काउंटर के पास जैसे तैसे चले जाता है। हमारे जो तीनों लौंडे होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अपना भाई जैसे तैसे काउंटर पे पहुंच गया। हालांकि काउंटर पे पहुंचते ही एक लड़के को हटा के एक वहां पे मोटा सा इंसान आ जाता है जो कि हमारे भाई से काफी सारे सवाल पूछना शुरू कर देता है। ये हमारे भाई से काफी ज्यादा सवाल पूछता है, लेकिन अपना जो भाई होता है इन दी एंड इस फाइनल बॉस से लड़ने के लिए अपने एक स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है और वो होती है एक नकली की घड़ी। हाँ, वही जैसे हम लोग पेन से बनाते थे वैसे ये बंदा बना देता है और कहता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो। और इस घड़ी को देखने के बाद उस मोटे इंसान को लगता है कि भैया ये तो कुछ ज़्यादा ही महंगी घड़ी है, शायद ये तो मुझे कोई नॉर्मल वर्कर या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं लग रहा, बस पता नहीं कौन बड़ा इंसान आ गया हमारे स्टोर पे। और इन दी एंड हमारा जो भाई होता है उन मूवीज़ को रेंट कर पाता है और बाहर जाके इन लोगों को दे देता है और ट्रेड को कंप्लीट कर देता है। वो पंटन लोग जो होते हैं हमारे भाई से पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ इन मूवीज को देखेगा, लेकिन अपना भाई साफ मना कर देता है और कहता है अब टाइम खत्म हो चुका है। और इन लड़कों को भी रियलाइज होता है कि यार ये तो सही कह रहा है, अब तो टाइम हो गया, लेट हो गया अब, इसलिए वो लोग भी इस मूवीज को रिटर्न कर देते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है उस दिन जिस दिन होने वाला होता है स्पोर्ट्स कंपटीशन। बाकी सारी पूरी क्लास को यकीन होता है कि वो लोग जीतने ही वाले हैं क्योंकि साकामोटो के पास काफी बढ़िया स्किल्स है। हालांकि जो शीरा होता है उन सबके कॉन्फिडेंस की अम्मा बहन कर देता है, ये कहते हुए कि कब तक छुप के रहोगे हमारे साकामोटो के पल्लू के पीछे, कम ऑन बॉयज खड़े हो और दिखा दो लड़कियों को कि तुम भी कुछ कर सकते हो। संदीप महेश्वरी की तरह स्पीच देने के बाद अपने भाई जो होता है सभी लड़कों को ये बता देता है कि भैया अब हम लोग क्या करने वाले हैं, साकामोटो को गिराने वाले हैं। हाँ सही सुनो तुम लोगों ने, ये लोग अपनी ही क्लास के बंदे को निपटाने वाले हैं, अपनी ही क्लास के बंदे को निकालेंगे ताकि वो बंदा जीते ना और इन लोगों का नंबर लग जाए। वो इन लोग यही करते भी है। इवन जब हमारे साकामोटो की बारी आती है अपने बर्गर निकालने की, यानी वही जो पन्नी में होता है इन लोगों का कोई गेम होता है, तब वो हमारे जैसे भाई निकाल रहा होता है, वो निकलता नहीं है, इसलिए अपना जो भाई होता है वो घूमने लग जाता है। तभी साकामोटो के टीचर को याद आती है टेक्निक जो कि असल में क्रोकोडाइल यूज करता है, अमेज़न के जंगलों में रहने वाला। वैसे तो उस ब्रेड को निकालने के लिए बस खींचना होता है, लेकिन यहाँ पे अपने भाई को इतनी मेहनत करनी पड़ी इन लंगूर के कारण। लेकिन इन लोगों से ये भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए अपने भाई को इन पे तरस आ जाता है। अपना भाई इन्हें अपना बंद दे देता है, जिसको देखने के बाद लड़कियां और आंटियों दोनों को रोना आ जाता है कि आखिर हमारा पति या फिर दामाद क्यों नहीं है, मतलब अलग ही चीज चल रही है। वहीं अगले गेम में हमें दिखाया जाता है इन लोगों को असल में एक टावर बनाना होता है, जैसे कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी में होता है। हमारा जो साकामोटो भाई होता है उसे सबसे ऊपर जाना होता है, लेकिन शीरो और उसके जो दोस्त होते हैं वो सोचते हैं कि असल में वो बैलेंस बिगाड़ देंगे और हमारे लौंडे साकामोटो को नीचे गिराने के बाद उसका पोपट बना देंगे। हालांकि पोपट तो इनका बन गया क्योंकि अपना भाई हिला भी नहीं वहां से, बल्कि एक मर्द की तरह वहीं पे खड़ा रहा, बिल्कुल एक चैड की तरह। और लड़कियों को एक और रीजन मिल गया हमारे साकामोटो को प्यार करने का। वही हमें अगला गेम दिखाया जाता है जो कि होता है रिले रेस, जिसमें असल में हमारे साकामोटो वो गिर जाता है और आगे भाग नहीं पाता क्योंकि असल में शीरा ने उसके शूज जो होते हैं उन्हें बांध दिया होता है एक साथ। लेकिन भाई अपना साकामोटो भाई मिक्स ब्रीड है, वो हमेशा कभी भी जानवर भी बन जाता है, कभी इंसान भी बन जाता है और बिल्कुल चीते की तरह भगते हुए जाता है रिले रेस को कंप्लीट करने के लिए। साकामोटो को ये रोल जो होता है असल में यागी को देना होता है। हालांकि यागी के हाथ से वो रोल गिर जाता है क्योंकि साकामोटो ने उस रोल को मुंह में ले रखा था, जिसकी वजह से वो चिपचिपा हो गया और उसके हाथ से गिर गया। हालांकि लोग तो यागी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। लास्ट में जैसे तैसे करके यागी जो होती है वो हमारे शीरा को ये रोल दे देती है। हालांकि वो रो रही होती है और इस चीज को देखने के बाद शीरा सोचता है कि यागी को कोई भी क्रिटिसाइज ना करे, इसलिए वही अपने सारे कपड़े खोल देता है और दिखा देता है सब लोगों को कि वो तोंदू है। लेकिन अपना भाई शीरा जो होता है दिल का काफी अच्छा इंसान होता है, तो इस बार मैं उसको जरूर प्रेज करना चाहूंगा क्योंकि अब लोग ये नहीं सोच रहे कि भाई यागी ने क्या किया, क्योंकि अब लोग ये सोच रहे कि भाई ये नंगे ने क्या कर दिया। यागी ने तो कम से कम रेस हराई थी, इस बंदे ने तो पूरी क्लास की इज्जत ही डुबा दी। वो बंदा भी सोच रहा था आखिर उसने ये क्या कर दिया। वहीं हमें दिखाया जाता है साकामोटो को जो कि ऊपर ही होता है पेड़ के। शीरा मुझसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इंसल्ट करने आए हो, मार लो भाई बेइज्जती। लेकिन अपना भाई उसे हीरो कह के चले जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यागी भी बाद में हमारे भाई को एक अच्छी चीज बोल देते हैं, जिसकी वजह से अपना भाई ब्लश मार जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कल्चरल फेस्टिवल का दिन आ चुका है। यहाँ पे लौंडे लोग जो है वो अपनी स्टॉल खोलने वाले हैं और ये जो जूनियर्स की गैंग थी अब यहाँ पे बुढ़िया के बाल बेचने वाले हैं। जब ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि भैया इन्हें शायद और लोगों की जरूरत होगी, एंड ये लोग पूछते हैं कि क्या हमें साकामोटो को बुलाना चाहिए। हमारे यहाँ में साफ मना करता है, लेकिन हायाब्यूसा कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, ये फ्रीडम है तुम्हारी, तुम ला सकते हो किसी को भी। और वैसे भी हायाब्यूसा को असल में हमारा भाई काफी ज्यादा पसंद है साकामोटो। लेकिन जब ये सब बातें चली रही होती है हमें दिखाया जाता है एक और नया बंदा जो कि होता है फुकेश। नहीं मुकेश नहीं, असल में फुकेश। ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर होता है जो कि हमारे हायाब्यूसा को जो होता है मशीन के पास नीचे गिरा देता है एंड उसकी नाक को फोड़ देता है। और हमारे जो बंदा होता है नया वाला ये कहता है कि आखिर भाई इसे भी जानना क्या कि साकामोटो किस चीज का नाम है। इन लोगों को तो अपना चल ही रहा होता है। हालांकि बात है हमारे साकामोटो की, तो आखिर वो कहाँ है। असल में उसकी जो पूरी क्लास है बिल्कुल ही निहायती लोगों की तरह बस बैठे हुए हैं, अपने बाल बना रहे लोग, शर्म आती नहीं है इन लोगों को। और जो लड़कियां होती है वो अपना मतलब क्योंकि उन्हें सजानी होती है अपनी पूरी क्लास, तो अपने मेहनत कर रही होती है। हालांकि इन लोगों से कुछ हो नहीं रहा होता। बलून लगा के इन लोगों को कोई एलियन बनाना था, लेकिन वो भी इनसे नहीं बन रहा होता है। एंड ये दो लड़के जो होते हैं काफी ज्यादा डिमोटिवेट करने वाले इंसान होते हैं, जो कि असल में सारी जितनी भी तैयारी हुई होती है उन सबको बर्बाद कर रहे होते हैं। हालांकि कुछ हुई भी नहीं होती।
पर तभी हमें जो मेगुमी होती है वो सबको कहती है यार तुम हिम्मत मत हारो, हम लोग कर लेंगे। और तब हमारा जो साकामोतो होता है हीरो हमारा, वो आता है बीच में और कहता है ठीक है अब मेरे को इस सारा मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा। वो सबसे पहले उस एलियन जैसी चीज को ठीक करने के लिए उस पर्दे से उसे ढक देता है ताकि वो एक येटी जैसा लगे। लेकिन इससे भी चीजें बस खत्म नहीं होगी क्योंकि अभी उन्हें और भी ज्यादा काम करना है, जैसे कि हीलियम वाले बलून। ये तो सीलिंग से नीचे आने नहीं वाले, इसलिए ये लोग जो होते हैं बाकी बची कुछ जो बैलून्स का इस्तेमाल करते हैं एंड कुछ ना कुछ चीजें बनाने की सोचते हैं। लेकिन अपना भाई साकामोटो जो होता है वो बाहर से एक झाड़ू वाला लाता है चीज एंड उससे सर्कल्स में बना देता है उन हीलियम वाले बलून को भी, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है उनकी क्लास में। और इन लोगों की पूरी क्लास से नालायक है, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। इन लोगों ने लैम्प का पता नहीं क्या ही कर दिया। वो दो इंसान तो हंसी रहे होते हैं जो कि सही भी है, और कहते हैं लड़कियों को कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, ना साकामोटो इसका कुछ कर सकता है। पर अपना भाई साकामोटो जो होता है वो उस चीज को यानी उस लैम्प को असल में एक एलियन यूएफओ जैसा बना देता है। पूरी क्लास बिल्कुल जोश में होती है और बलून से और चीजें बनाने शुरू कर देती है। एंड इसी चीज को देखने के बाद वो दोनों लड़के इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा हंसने लगते हैं, लेकिन फिर वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो क्लास में कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं। लड़कियां उन्हें भगा देती है। ऐसे इंसल्ट होने के बाद दोनों जो नमूने होते हैं बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें फुकेस मिलता है और उन्हें कहता है कि देखो यार तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, तुम बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत करो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर वो तुम पे ऐसा थोप रहे यानी उसमें उनकी गलती है। और यही मोटिवेशन देने के बाद जैसी लड़कियां जो अगले दिन जाती हैं अपने रूम को देखने की, अपने काम को खत्म करने के लिए, वहां वो देखते कि सारी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं, उनकी सारी डेकोरेशन बर्बाद हो चुकी होती है। तभी वहाँ एक लड़की आता है जो कि साकामोटो का उन्हें एक पोस्टर दिखाती है जिसमें असल में लिखा होता है इस बंदे को ढूंढो और तुम्हें पैसा मिलेगा। ये पोस्टर पूरे स्कूल में फैला हुआ होता है एंड सब लड़के जो होते हैं इसको सोच होते हैं ये सच में रियल भी है कि नहीं है। लेकिन फुकेस वहाँ पे आता है और कहता है हाँ ये बिल्कुल रियल है, क्योंकि असल में स्कूल कल्चरल फेस्टिवल का एक पार्ट है। साकामोटो जैसे ही देखता है तो असल में वही है एंड सब लोग उसको ढूंढने वाले हैं। एंड इस चीज को सोचते साकामोटो वहाँ से भग जाता है एंड लोग उसके पीछे भगना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के दोनों काफी निराश होती हैं, सोच रहे होते हैं कि आखिर अब क्या करना है एंड एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। दोनों में से किसी को नहीं पता होता कि आखिर ये किसने किया है। हालांकि यहाँ पे ये लोग ये सोचते हैं कि आखिर साकामोटो है कहाँ और आखिर वो दोनों लड़के भी कहाँ हैं। लेकिन वो दोनों लड़के वहीं पे आ जाते हैं और न्यू बैलून्स लेके आते हैं। ये कहते हुए कि उन्हें पता चला कि असल में उनकी क्लास बिल्कुल बर्बाद हो गई है एंड न्यू बैलून की जरूरत है, इसलिए ये लोग लेके आ गए। अब स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि आखिर हमारा साकामोटो कहाँ है, क्या वही तो नहीं है जिसने असल में ये सब किया है। वहीं दूसरी तरफ साकामोटो जो होता है वो अपनी जान को खेलते हुए यहाँ से भग रहा होता है और एकदम से ड्रामा रूम में चल जाता है। उन सभी लोगों से बचने के बाद वो एक पेड़ के एक रोल करने लगता है वहाँ पे एंड वहाँ पे हमें फुकेस मिलता है जो कि उन लोगों को बोलता है जाओ उन पेड़ों में देख के आओ, उनमें पक्का वो को होगा। तभी वहाँ पे हमारा हायाबुसा आ जाता है, उसके बंदे आ जाते हैं एंड हमारे भाई को बचा लेते हैं एंड उसको अपने पास पर्सनली मिलाने के लिए बुलाते हैं। ये लोग जानते हैं कि असल में फुकेस से पंगा ले रहा है जो कि असल में एक मर्डरर भी है। ये सब जब बातें हुई रही होती है तभी वहाँ पे अपना भाई भी आ जाता है साकामोटो के वहाँ पे आने के बाद ये लोग बताते हैं कि असल में ये लोग जिससे भिड़ रहे हैं वो है फुकेस। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत है, तुम लोग देख लेना। हमें पता चलता है असल में फ्यूकेस जो है असल में 30 साल का इंसान है एंड 3rd ईयर में फेलियर रह चुका है। 2 डिवोर्स हो रखे हैं भाई साहब के और ये बंदा जो है असल में बच्चों को यानी फेमस बच्चों को पकड़ाने में मदद करता है और उनकी रेपुटेशन को बर्बाद करने में। ये सारी हिस्ट्री सब बताने के बाद ये लोग सोच लेते कि अब ये पंगा ले रहे हैं तो ढंग से ही लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलते हैं हमारे भाई को साकामोटो को सीधे क्लास में जाने के लिए। क्लास में ही पहुंचते सब लोग सोचते हैं कि साकामोटो अभी तक कहाँ था एंड लोग सब थोड़े काफी ज्यादा घबराए हुए रहते हैं कि आखिर ये अब क्यों आ रहा है। लड़कों में पूरा गुस्सा होता है, लेकिन तभी वो जो 2 लड़के होते हैं जो कि पूरी क्लास को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं वो बोलते हैं आ जाओ, लेकिन अपना भाई अंदर नहीं आता, वहां से चले जाता है। अपना भाई साकामोटो सारी चालें समझ चुका होता है एंड इन दोनों की सारी हरकतें भी। क्लासरूम में जब सारी डेकोरेशन चली रही होती है तभी बाहर से एक आवाज आती है जो कि बोलती है कि असल में मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी पूरी क्लास को बर्बाद किया था, पूरी तुम्हारी सारी डेकोरेशन को बर्बाद किया। लड़के ये जान के काफी ज्यादा खुश होती है कि असल में कम से कम वो साकामोटो तो नहीं था एंड अब हमें पता है कि आखिर कौन है। वो दोनों नालायक लड़के जो कि असल में पूरी क्लास को मैनिपुलेट करने के सोच रहे हैं वो उस अननोन बंदे से बात करते टाइम कुछ ऐसा रिवील कर देते हैं जिसके कारण पूरी क्लास को समझ आ जाता है कि असल में यहाँ पे इम्पोस्टर असल में और कोई नहीं बल्कि वही दोनों है। एंड इस चीज को जानने के बाद पूरी क्लास उन पर टूट पड़ते हो जाते कि सो तुम ही थे वो। इन लोग पहचान लेते कि असल में ये लोग ही बहरूपिये हैं एंड इम्पोस्टर्स हैं। इन दोनों का भांडा फूट चुका था तो ये लोग सोचते हैं कि भाई उस बंदे को भी नहीं बख्शेंगे एंड उस अननोन पर्सनैलिटी को रिवील कर देते हैं। और वो अननोन बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा भाई साकामोटो ही था, वो भी बस हीलियम की वॉइस से अपनी वॉइस को चेंज कर रखा था। इससे पहले पूरी क्लास इन लोगों का कुछ करती, ये लोग सीधे जाते हैं उन्हीं बलून्स को पकड़ के अपने हाथ में पिंस लेके कहते हैं हम इन बलून्स को दोबारा फोड़ देंगे और पूरी क्लास का डेकोरेशन फिर से खराब कर देंगे अगर तुमने हमें कुछ कर रहा। माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका था एंड इसी बात पे हमारा जो साकामोटो होता है वो सामने आता है और इन बैलून्स का जवाब वो एक अपनी बैलून वाली गन से देता है। वो उन दोनों लड़कों को वार्निंग देता है कि अपने हाथ ऊपर कर दो और इस सब चीज़ों को छोड़ दो वरना मैं शूट कर दूंगा। वो लोग कहते हैं भाई तू पागल है क्या, हमें क्या नहीं पता कि ये नकली बैलून की गन है। लेकिन हमारा भाई शूट करके दिखा देता है कि असल में रियल गन है। साकामोटो ने फिर से कहता है अपने हाथ ऊपर कर दो, लेकिन वो लोग कहते हैं ये बस एक तुक्का था। लेकिन हमारा साकामोटो भाई फिर से 2 बलून्स को और फोड़ के दिखा देता है और उन्हें कहता है ये तो गलती से निशाना मिस हो गया था, अब दोबारा नहीं होगा। इसी के साथ हमारा साकामोटो भाई जीत जाता है और हम लोगों को पता चलता है कि असल में हमारा जो कीबोर्ड है वो असल में सन का यूज करके उन बैलून्स को फोड़ रहा था और वो बैलून गन बैलून ही था बस और कुछ नहीं।
बहुत बुरी तरह से हार जाने के बाद ये दोनों लड़के जो होते हैं ये हार मान लेते हैं। दोनों अपनी गलती को मान लेते हैं और बताते हैं कि असल में काफ़ी ज़्यादा जेलस थे उन लोगों की ऐसे टीम वर्क की तरह काम करने पे, और आखिर ये लोग कितना ज़्यादा फन कर रहे हैं ये सब काम करके, और साथ ही साथ उस फ्यू केस के इन्फ्लुएंस में भी थे ये लोग, जिसकी वजह से इन लोगों ने ये सारा कांड किया। पर ये लोग माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हम प्लीज़ इस चीज़ को दोबारा करना चाहते हैं, हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी मदद करनी है। इन दी एंड हमें पता चलता है कि असल में इन लोगों के पास बैलून और हीलियम दोनों खत्म हो चुका है, इसलिए अपना भाई एक न्यू आइडिया के साथ आता है जिसमें ये लोग एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी क्लास को। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है इन तीनों लड़कियों को जो कि आराम से बैठ के बाहर जाके अपना खाना खा रही थी। मेगुमी और उसकी जो दोस्त होती है वो साथ में बस बात कर ही रहे होते हैं, तभी हमें दिखाई देता है हमारे भाई को साकामोतो को, जो कि असल में अपने खाने से डील कर रहा होता है उस टाइम। हमारे साकामोतो को ये तीनों लड़कियां देख रही होती है और तभी हमारी मेगुमी बताती कि आखिर वो पहली बार साकामोतो से कैसे मिली थी। ये बात है जब हमारी जो मेगुमी थी वो एक एंट्रेंस एग्जाम देने गई थी एंड उसके हाथ जो थे वो बिल्कुल कांप रहे थे एंड वो काफी ज्यादा नर्वस थी, उसको ठंड लग रही थी एंड तभी उसकी जो इरेजर होती है वो जमीन पे गिरती है एंड जैसे उसे उठाने वाली होती है अपना भाई साकामोतो जो होता है वो बस मेगुमी को छूने ही वाला होता है, लेकिन उसकी इरेजर उठा के अपना इरेज करने के बाद मेगुमी को वो वापस कर देता है। और इतने फास्ट रिएक्शन से हमारी जो इरेजर होती है बिल्कुल गर्म हो जाती है और हमारी मेगुमी को वो आज भी दिन याद है एंड उसके पास आज भी वो इरेजर है। वही हमारी जो मीचान नाम की जो लड़की होती है वो भी अपनी स्टोरी बताती है कि आखिर वो साकामोतो से कैसे मिली थी, कि एक बारिश का दिन था, उसकी छतरी मुड़ गई थी, वो निराश थी, लेकिन जैसे वो अपने बाजू में साकामोतो को देखती है जिसकी छतरी भी मुड़ चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी निराश या उदास नहीं था बल्कि इसको एक जीत के जैसा ले रहा था। एंड उस दिन से मीचान को बारिश जैसे मौसम से प्यार हो गया। वाह क्या बेहुदा कहानी थी, लेकिन स्टिल जो भी है ठीक है। तब जो तीसरी लड़की काना होती है वो अपने बारे में बताती है कि जब वो अपनी एंट्रेंस एनिवर्सरी से अपनी बस बुक्स लेके आ ही रही होती है तभी उसे रास्ते में उसकी जितनी भी बुक्स होती है वो गिर जाती है एंड लेकिन अपना भाई साकामोतो उन बुक्स को एक लड़की की तरह पकड़ लेता है, एक प्रिंसेस की तरह, उन सभी बुक्स को। एंड ये उसके लिए वो बेस्ट दिन था जब वो पहली बार हमारे साकामोतो से मिली थी। लड़कियों के लिए ये सारी मेमोरीज काफी ज्यादा बढ़िया थे एंड उनको इस चीज को याद करते ही काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जब लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं तभी लोगों के सामने से हमारा कीबोर्डो और साकामोतो जाते हैं, जिसमें से हमारा जो कीबोर्डो होता है वो हमारे साकामोतो से पूछता है ठीक है तुम्हें याद है वो दिन जिस दिन हम पहली बार मिले थे। एंड हमारा कीबोर्डो ये भी बताता है कि असल में उस दिन उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, उसकी उंगली में उसने एक बैंडेज भी लगा रखी थी, हालांकि वो लूज हो जाती है नीचे गिर जाती है, लेकिन अपने जो साकामोतो भाई होता है वो उसे उठाता है और कीबोर्डो की उंगली में पहना देता है एक रिंग की तरह। लेकिन हमारे साकामोतो भाई को बिल्कुल भी याद नहीं रहता एंड उसे सॉरी कह देता है। और कीबोर्डो की स्टोरी सुनने के बाद जितनी भी वो तीनों लड़कियां थी वो सोचने लगती भाई ये तो ज्यादा रोमांटिक है हमारे से भी। वहीं हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना भाई साकामोतो जो होता है वो क्लास में रीडिंग कर रहा होता है एंड कीबोर्डो जो है उसकी तरफ देख रहा होता है। इवन जब उसकी टर्न आती है रीडिंग करने की वो कुछ नहीं बोलता और टीचर बोलता है आखिर कहाँ देख रहा है तू, ऐसा लग रहा है तू अपने प्यार की गलियों में खो गया। इतने में हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पे असल में दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, क्योंकि असल में यहाँ पे कीबोर्डो की मॉम स्कूल आई है ना कि कीबोर्डो, क्योंकि कीबोर्डो जो है वो असल में बीमार पड़ गया एंड उसकी जो मॉम है वो यहाँ पे असल में साकामोतो के लिए आई है। लेकिन ये बात जो है असल में कीबोर्डो को नहीं पता है, उसकी जो मॉम है वो यहाँ स्कूल में आ चुकी है साकामोतो से मिलने के लिए। हमें दिखाया जाता है अगली क्लास का सीन जहाँ पे असल में कुकिंग क्लास होनी होती है। अपना भाई जो होता है साकामोतो काफ़ी अच्छा खाना बनाता है, इवन जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा शौक होता है ये देख के कि कीबोर्डो को भी खाना बनाना आता है। और जो फेक कीबोर्डो होता है वो कहता है कि असल में उसने वो खाना अब अपनी मॉम से बनाना सीखा है। इवन जो हमारा भाई होता है वो भी उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है। लेकिन साकामोतो के उस सूप को टेस्ट करने के बाद वो वही जो कटोरी से होती है वो वापस दे देता है कीबोर्डो को, और कीबोर्डो जैसे वो रोमांटिक सीन करने ही वाला होता है तभी वहाँ पे एना आती है एंड उस कटोरी को उठा लेती है और सभी लड़कियों के बीच में रेस लग जाती है कि आखिर साकामोतो के साथ कौन करेगा इंडेक्ट किस। हालांकि कीबोर्डो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है एना पे, हालांकि वो उसकी मॉम है कीबोर्डो की, इसलिए तभी हमें दिखाया जाता है अब लड़कों का यहाँ पे असल में अपना सारा कपड़ा निकालना होता है, लेकिन हमारा कीबोर्डो बाहर निकल जाता है क्योंकि वो लड़की ऑफ कोर्स, और वो हमारे साकामोतो भाई के ऐप्स नहीं देख पा रही थी। आंटी जी तो शर्मा आ गई। हमें दिखाया जाता है तभी बाहर जो बच्चे होते हैं वो भागने शुरू कर देते हैं, हालांकि कोई भी ढंग से भाग नहीं पा रहा होता ज़्यादा स्पीड में हमारे भाई साकामोतो को छोड़ के, जो कि एवोल्यूशन स्टेट में भाग रहा होता है। कि टीचर जो होता है वो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश तो होता है, हालांकि वो हरकतें ज़्यादा कर रहा होता है, पर वो जब ये देखता है कि असल में कीबोर्डो भी पूरी जान लगा के अपना पूरा हंगा लगा के भाई को हमारे साकामोतो के पीछे भाग रहा है, और जैसे हमारे साकामोतो तक पहुंचने वाला होता है वो नीचे गिर जाता है मुंह के बल, और उनका जो शेल वाला नेकलेस होता है वो भी टूट जाता है। हालांकि उनका गिरना थोड़ा वर्थ रहता है क्योंकि अपना भाई साकामोतो आता है उन्हें उठाता है। लेकिन अभी साकामोतो को अपनी क्लासमेट से सुनने के लिए मिलता है कि असल में कीबोर्डो आज कुछ ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा है एंड उसे वो टूटा हुआ शेल भी दिखता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हरकतों को जस्टिफाई भी करने वाली चीज़ दिखती है उसे। तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असल में जितने भी बच्चे लोग होते हैं उनमें से जो दो नटखट नालायक लोग होते हैं वो जाते हैं हमारे कीबोर्डो के पास और कहते हैं चलो आओ तुम्हारी फिजिक्स देखेगी कैसी है, क्योंकि हमेशा फैटी लोगों के साथ ऐसा जरूर होता है और वही हो हमारे भाई के साथ भी होने वाला होता है, लेकिन अपना साकामोतो उसे बचा लेता है।
कुबोडो की मॉम को लगता है कि भैया साकामोटो भी उसका बेटा जैसा ही है, तो उसको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, एंड इसलिए वो अपने बेटे के पास वापस चली जाती हैं। वो हमें क्रिसमस पर दिखाया जाता है कि असल में 2 लड़के जो होते हैं, रियो और कुहे नाम के, जो कि असल में अपने फ्रेंड्स का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो बीच में देखते हैं हमारे साकामोटो को, जो कि लोगों को गिन रहा होता है वहीं पे खड़े खड़े। वो लोग सोचते हैं भाई पार्टी के लिए काम करते हैं, इसी बंदे को उठा के ले चलते हैं, एंड वो हमारे साकामोटो के पास जाके पूछते भी है कि आखिर तू क्या कर रहा है भाई, हमारे साथ चलेगा पार्टी पे। यहाँ पे असल में ये लोग असल में बात करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाते हैं, एंड इसलिए अपने जो भाई होता है साकामोटो, वो भी उसके लिए हाँ कर देता है उनके साथ जाने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पार्टी का सीन, जहाँ पे असल में 3 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है क्या फिर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से शुरू करें। सब लोगों के आधार कार्ड खुलते हैं और हम लोगों को पता चलता है इनमें से एक लड़की है मीकी नाम की, वो है पर्पल वाली, एंड उसकी जो दोस्त है यानी कि यूई और यूकी, ये लोग भी कॉलेज से है। तभी हमें राव जो होता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, कुहे भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, साथ में साकामोटो भी। लड़कियां कहती है कि आखिर ये बंदे ने ऐसे स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है साकामोटो ने। और कुहे और जिसका जो दोस्त होता है वो बताता है कि असल में ये बस कॉस्प्ले कर रहा है, इसको कॉस्प्ले करना पसंद है, इसलिए हम लोगों को पता चलता है कि असल में जितनी भी लड़कियां हैं वो राव और कुहे में ज्यादा इंटरेस्टेड है, हमारे साकामोटो में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तभी ये लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आगे तुम लोग क्या करने वाले हो आगे। तभी राव जो होता है वो बताता है कि असल में वो आगे जाके एक बार खोलने वाला है, और तभी कुहे बताता है वो अपने पापा का काम संभालेगा। और जब साकामोटो की बारी आती है तो अब बताता है कि असल में वो नासा में काम करना चाहता है, क्योंकि उनकी जो धरती है तबाह हो जाएगी और वो एक नया प्लेनेट ढूंढना चाहता है। एंड ये सारी बातें सुन के लड़कियां उस पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है, इन लड़कों पे काफी ज्यादा बुरी बीतती है। तभी ये लोग एक क्रोकोडाइल वाला एक गेम खेलने की सोचते हैं, जहाँ पे ये लोग जो होते हैं इस हिप्पो वाली खिलौने में अपनी उंगली डालते हैं, एंड उसके बाद वो बंद हो जाएगा कि नहीं, ये देखते हैं। पहले साकामोटो को नहीं पता था हम लोगों की तरह क्या चीज है, लेकिन वो बाद में अपनी जेंटलनेस और अपनी पाव को दिखा के हमारी लड़कियों को शॉक कर देता है, और लड़के काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं हमारे साकामोटो से। रियो गाना गाने लगता है और लड़कियों को अपनी स्किल से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना भाई यानी चैड हमारा साकामोटो जो होता है अपने हाथ से ही एक अलग ही धुन निकालता है और बिल्कुल ही लड़कियों को एक ही बार में शॉक कर देता है, उसके बारे में और जानने के लिए मजबूर कर देता है। अपना भाई जो होता है इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है कि लड़कियां उस पर दीवानी हो चुकी होती है। और तभी हमारा जो रियो होता है वो सबके लिए ड्रिंक्स मंगवाता है, हालांकि आप हमारे भाई के लिए यानी साकामोटो के लिए बिल्कुल एक 100% कोक वाला फ्लेवर मंगवाता है, क्योंकि उसके हमारे भाई साकामोटो से काफी जल रही है, एंड ऑफ कोर्स उसने इसलिए ऐसा किया है। लेकिन अपना भाई साकामोटो जो होता है उसको कोक पीने के बाद एक जर्मन गाना गाना शुरू कर देता है, और साकामोटो की आवाज सुनने के बाद लड़कियां बिल्कुल दीवानी हो चुकी होती है कि भैया ये इतना अच्छा जर्मन गाना गा रहा है, एंड भाई क्या ही गा रहा है। रियो को लगता है कि भैया ये लड़कियों को ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं है, तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अपना भाई जो होता है साकामोटो इतना परफेक्टली उस गाने को गाता है कि लड़कियों को भी मजा आने लग जाता है इस गाने में, एंड वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। जब मैं बात करता हूँ लड़कियों की, तो सिर्फ लड़कियां ये 3 नहीं असल में बाहर की भी होती हैं। और जब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है उस गाने का, जब हमारा भाई जो गाता है ना, वो इतना अच्छा गाता है कि भैया लड़कियां दीवार तोड़ते हुए क्या दरवाजे तोड़ते हुए अंदर आ जाती हैं उनके कैरियोके के। लड़कियों की लाइन क्या भाई बारिश हो जाती है हमारे भाई पे, एंड अपने भाई को वहां से जाना पड़ता है क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं तोड़ना चाहता। इसलिए हमारे जैसे भाई वहां से चले जाता है, सारी लड़कियां भी वहां से चली जाती है, इंक्लूडिंग वो तीनों भी। और रिया और कुए जो होते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं उस कैरियोके में अकेले। अब पैसा भरो निकलो यहाँ से। वही हमें दिखाया जाता है अगला दिन, जहाँ पे हमें हमारे है अब्यूसो को दिखाया जाता है, जो कि अपने सिबलिंग्स की देखभाल कर रहा होता है। और हाय अब्यूसा उसके जो फादर थे, जब वो बर्तन धो ही रहे थे, तब हम हमारे हाय अब्यूसा के जो फादर थे उसे बताते हैं कि असल में वो एक न्यू मॉम के लिए सोच रहा है। मतलब कि हाय अब्यूसा के जो फादर है वो दोबारा मैरिज करने वाले हैं जस्ट फॉर हिज सिबलिंग्स, यानी मतलब हाय अब्यूसा के जो भाई बहन है उनके लिए। और अब पार्टी है, इसलिए हमारे भाई को यानी हाय अब्यूसा को मैनर्स सीखने पड़ेंगे, और साथ में साथ फ्रेंच भी। और इसके लिए हाय अब्यूसा जो होता है हमारे भाई साकामोटो के पास आता है, उससे पूछता है कि यार तुम मेरे को सिखा दोगे, एंड अपना भाई कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक ओवरकोट चाहिए पहले, बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। एंड इसी के साथ हम लोग को देखने को मिलता है कि पार्टी का सीन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ हमारे हाय अब्यूसा की जो कोट है उसके पीछे हमारा भाई छुपा हुआ है, और हाय अब्यूसा के जो हाथ है वो असल में हमारा भाई ही चला रहा है। तभी हाय अब्यूसा की जो न्यू मोम होने वाली होती है वो उनसे पूछती है हमारे हाय अब्यूसा से कि आखिर ये इतना मस्कुलर क्यों है। हमारा भाई बताता है कि असल में वो जिम विम जाता है इसलिए ऐसा है। एंड तभी वो पूछते हैं कि क्या ये मारता वारता भी है, लेकिन अपना भाई उसने एक फ्लावर बना के देता है और कहता है असल में मैं पीस के लिए लड़ता हूँ और कुछ नहीं, आई हैव नो एनिमीज। एंड इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि ये पार्टी चलती रहती है, एंड इन लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें भी होती है, जैसे कि हाय अब्यूसा को मशरूम जैसी ये जो चीज़ है ये खाने का पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसे खाना ही पड़ेगा क्योंकि असल में उसकी सिबलिंग्स की बात है, इसलिए वो ऐसे खा ही लेता है इन दी एंड, आखिर वो कितने भी नखरे करें। एंड तभी हमें पता चलता है कि असल में ये सब हो जाने के बाद जो हमारी उसकी जो न्यू मोम होने वाली होती है हाय अब्यूसा की, वो उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ फ्रेंच में बोल सकते हो, और हाय अब्यूसा कुछ भी अनसेंट बोल देता है, लेकिन उसका बाद वो उस डिश पे एक एक्सीडेंट लिख लेता है, और वैसे वो और कोई नहीं बल्कि असल में हमारा भाई साकामोटो ही करता है। इन द एंड सब कुछ जैसा होना होता है वो ठीक ठाक हो जाता है, एंड हमारे हाय अब्यूसा के जो फादर होते हैं वो उसकी न्यू मॉम के साथ चले जाते हैं। हाय अब्यूसा और साकामोटो जो होता है वो खो चुके थे इस जगह पे, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आए थे कभी,
पर वो दोनों एक दूसरे से बात करते टाइम जा रहे थे आगे सीधे, भले उन्हें पता हो कि वो कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। तभी उन लोगों को देखने को मिलता है कि असल में कुछ लोग जो है असल में उसके फादर को, लेकिन यहाँ पे हमारे जो हायाबुसा है वो वहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि ऐसे फिर वो उसे मारने वाला बंदा समझेंगे। इसलिए हायाबुसा और हमारा साकामोटो जो होता है दोबारा बॉडी स्विच कर लेते हैं। जैसे हायाबुसा जो होता है वो हाथ संभाल लेता है, पैर संभाल लेता है और साथ ही साथ अपना साकामोटो जो होता है वो चेहरे का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से किसी को शक नहीं होता और हमारा भाई जो होता है हायाबुसा वो सबको मारता है एंड उसके बाद सभी का सभी वहाँ पे खेल खत्म कर देता है। काफ़ी बुरी तरह से मारने के बाद अपने भाई जो होता है वो अपने डैड को बचा लेता है एंड उसकी न्यू मॉम को भी। हालांकि पता चलता है कि असल में हायाबुसा की जो न्यू मॉम होने वाली थी असल में वही ये सब गुंडों को बुला के लाई थी एंड उसके फादर को चीट कर रही थी। एंड ये सब जानने के बाद अपना भाई क्या ही करता है एंड अपना भाई अंदर से टूट चुका था, लेकिन तब अपना जो भाई साकामोटो होता है उस पर हमला होता है पीछे से, लेकिन अपना जो हायाबुसा होता है उसको रोक लेता है। लेकिन अपना साकामोटो उस टाइम एक कहानी सुनाता है उन लोगों को कि एक लड़का हुआ करता था जो कि असल में अपने डैड के लिए कुछ भी कर जाता था, वो उनके लिए फ्रेंड्स सीखता था, मैनर सीखता था, ये सब करता था। ये स्टोरी सुनने के बाद काफ़ी सारे वहाँ पे लोग इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपना भाई जो होता है अपने दोनों आर्म निकालता है लोग समझते हैं भैया ये तो बेंटन है। हायाबुसा के जो फादर होता है वो बेहोश हो जाता है वहीं पे, क्योंकि इतने चार हाथ देखने के बाद कोई भी वैसे भी कंफ्यूज क्या भाई बेहोश हो जाएगा बंदा है। एंड इसी के साथ यहीं पे ये वाला भी एपिसोड खत्म होता है इन लोगों का। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे साकामोटो के यहाँ पे असल में स्नो गिरी होती है एंड पहली बार अपना साकामोटो इस स्नो को देख रहा होता है एंड इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है। कीबोर्डो सोचता है भाई मैं पहली बार इस बंदे को और अच्छी तरह से जान रहा हूँ, हालांकि हम लोग इतने करीब नहीं है लेकिन स्टिल हम लोग एक दूसरे को अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कीबोर्डो असल में हमारे भाई को और भी अच्छी तरह से जानना चाहता है। पर जब ये लोग ऐसी बातें करते करते रास्ते में जा ही रहे होते हैं इन लोगों को देखने मिलते हैं वही 3 नमूने जो कि असल में बर्फ से खेल रहे थे एंड उनमें से आसाशी जो होता है वो असल में ऐसे स्नो से चीजें बनाने में काफी ज्यादा माहिर होता है। हमारा साकामोटो जो होता है हमारे आसाशी के पास आता है और कहता है भाई मेरे को भी सिखाओ ये कैसे करते हैं। आसाशी जानता है कि असल में ये पहली बार स्नो को देख रहा है। आसाशी हमारे भाई को सिखाने के लिए मान जाता है और कहता है कि पहले अपने आप को छोड़ दो एंड एक बार धरती पे गिर के तो देखो कैसा फील होता है। साकामोटो उसका रीज़न पूछता है लेकिन आसाशी कहता है इसका कोई रीज़न नहीं है, बस लेट जाओ भाई एंड एंजॉय करो। और जैसा आसाशी कहता है वैसे हमारा भाई साकामोटो भी करता है एंड एकदम से जैसे गिरता है वो एकदम ह्यूमन डायग्राम जैसा हमें कुछ चीज़ देखने के लिए मिलती है। लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं भाई एक मिनट रुक जाओ, ये तो देखा देखा लग रहा है, क्यों ये बंदा यहाँ पे कोई पिक्चर बनाने आया क्या? ये मतलब ये तो हमें मेडिकल स्टूडेंट में जो वो आसनों वाली जो पिक्चर होती है वो लग रही है भाई। लेकिन इस टाइम हमें जो आसाशी होता है वो सोच रहा होता है कि भैया ये बंदे ने असल में मेरी स्पॉटलाइट छीन ली। वहीं तभी बाद में हमारा जो आसाशी होता है वो उसे सिखाता है कि आखिर स्नोमैन कैसे बनाते हैं। दोनों स्नोमैन बनाते हैं, आसाशी का थोड़ा छोटा होता है लेकिन अपना भाई साकामोटो जो होता है वो एक 10 फुट लंबा एक स्नोमैन बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा कैड़ा लग रहा होता है। वो स्नोमैन नहीं असल में जेंटलमैन लग रहा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद सारी स्पॉटलाइट चली जाती है हमारे भाई साकामोटो के पास और तभी आसाशी के अंदर जलन आती है एंड तभी वहाँ पे फुकेस आता है एंड उसे कहता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि क्या वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, वो तुम्हारी बस स्पॉटलाइट छीन रहा है, तो जाओ उसे चैलेंज करो। और भाई साहब ये जो फुकेस जो है ना भाई ये सबको भड़काता रहता है एंड हमारे आसाशी को भी भड़का देता है एक डुओ करने के लिए। वो जैसे होता है ना लेडी बग में कि भैया तू जा अकुमा एंड वो बंदे को पावर दे देता है एंड उसके बाद वो हीरो से लड़ते हैं, वैसे यहाँ पे सीन होता है। हमारा जो आसाशी होता है वो हमारे भाई साकामोटो को चैलेंज करता है एक स्नो बॉल के कॉम्पिटिशन में। आसाशी जो होता है इस गेम में अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता था इसलिए वो हमारे भाई को चैलेंज करता है। लेकिन अपना भाई जो होता है साकामोटो वो बिल्कुल एक मशीन गन की तरह भाई सारे स्नोबॉल जो होते हैं हमारे आसाशी की तरफ फेंकता है। हमारा जो आसाशी होता है वो इंतजार करता है कि कभी इस बंदे के स्नोबॉल खत्म होंगे, पर उसके भाई वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाता क्योंकि उसको काफ़ी ठंड लग रही होती है। तभी साकामोटो जो होता है उसकी तरफ अपना एक स्नोबॉल फेंकता है एंड आसाशी को लगता है कि भैया ये कोई बॉम्ब है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे बस सीधे रश कर देता है हमारे साकामोटो की तरफ। हालांकि वो इन दी एंड ढेर हो जाता है हमारे साकामोटो की तरफ से। और बाद में आसाशी को पता चलता है कि असल में वो जो स्नोबॉल थी उसमें एक गर्म करने वाली जो स्पेशल चीज़ आती है वो थी उसमें, जो कि आसाशी के लिए थी स्पेशली। एंड इस बार हमारा जो आसाशी होता है वो ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ आसाशी जो होता है वो हार मान लेता है और आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता है अगली वीडियो में।